हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडमिशन कम रिटायरमेंट। एडमिशन कम रिटायरमेंट का मतलब ये हुआ कि एक ही समय पर एक पार्टनर का एडमिशन भी हो रहा है और एक पार्टनर रिटायर भी हो रहा है। तो इस केस के अंदर कैसे करेंगे हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो वो हमारा कॉन्सेप्ट है। तो एडमिशन कम रिटायरमेंट, अभी तक हमने एडमिशन सेपरेटली पढ़ा, रिटायरमेंट सेपरेटली पढ़ा, ठीक है ना। एडमिशन हमने अभी सेपरेटली पढ़ा, रिटायरमेंट सेपरेटली पढ़ा। एडमिशन की प्रोविजन अलग से दिए, उसके क्वेश्चन अलग से करें। रिटायरमेंट के प्रोविजन अलग से देखे, रिटायरमेंट के कॉन्सेप्ट अलग से देखे, उसके क्वेश्चन अलग से करें। अब हमें क्या करना है, दोनों को कंबाइंड करना है। तो जब हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो एक ही समय में जब एक पार्टनर का एडमिट होता है और उसी वक्त दूसरा पार्टनर रिटायर होता है तो हम कहते हैं एडमिशन कम रिटायरमेंट। तो इस केस के अंदर क्या करना होता है, इसके अंदर कोई सेपरेटली कॉन्सेप्ट नहीं है दोस्तों। जो प्रिंसिपल हमने एडमिशन में सीखे थे और जो प्रिंसिपल हमने रिटायरमेंट में सीखे थे उन्हीं प्रिंसिपल को यहाँ पर लगाना है, कोई अलग से। प्रिंसिपल मीन्स जो कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्चुअली हमने एडमिशन में सीखा था, एडमिशन को ध्यान में रखते हुए जो कॉन्सेप्ट सीखा गया था और रिटायरमेंट को ध्यान में रखते हुए जो कॉन्सेप्ट सीखा था, उनको अब मर्ज कर देना है और एक साथ अप्लाई करना है। यही होता है एडमिशन कम रिटायरमेंट, ठीक है। बेसिक मीनिंग ये हुआ कि एक पार्टनर एडमिट होता है और उसी वक्त दूसरा पार्टनर रिटायर होता है। तो इस केस के अंदर किस तरीके से एडमिशन वाले पार्टनर के, जब एडमिशन किसी पार्टनर का जब एडमिशन होगा तो उसमें एडमिशन के प्रिंसिपल लगा देना, और जब कोई पार्टनर रिटायर होगा तो उसमें रिटायरमेंट के प्रिंसिपल लगा देना। हो गया मर्ज, तो बन गया एडमिशन कम रिटायरमेंट। ये क्वेश्चन आपको, ये कॉन्सेप्ट एडमिशन कम रिटायरमेंट में अलग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैंने कहा ना, एडमिशन के कॉन्सेप्ट एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू में लगा देना और रिटायरमेंट के कॉन्सेप्ट रिटायरमेंट, मतलब एडमिशन जो सीखा था और रिटायरमेंट जो सीखा था, दोनों के कॉन्सेप्ट एक साथ लगेंगे तब ये क्वेश्चन हो पाएगा। तो इसके क्वेश्चन से ही हम सीख पाएंगे किस तरीके से इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है। तो पढ़ते हैं, मैंने कुछ बातें लिखी हुई है। कह रहा है वी हैव सेपरेट एक्सप्लेन दैट द ट्रीटमेंट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ये कह रहा है कि हमने अलग से पढ़ा था कि ट्रीटमेंट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर का ट्रीटमेंट कैसे होता है और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में ट्रीटमेंट कैसे होता है, अलग से पढ़ा था। नाउ वी आर गोइंग टू हाईलाइट द कंबाइंड चेंज इफेक्ट ऑफ साइमल्टेनियसली एंड रिटायरमेंट। क्या मतलब, साइमल्टेनियसली एडमिशन एंड रिटायरमेंट होगा, इसको थोड़ा ठीक करेंगे। साइमल्टेनियसली एडमिशन एंड रिटायरमेंट, वो कह रहा है अब हम इन दोनों को एक साथ मिलाएंगे और एक साथ देखेंगे क्या इफेक्ट होता है। साथ में ही देखेंगे कि एडमिशन और रिटायरमेंट का एक साथ क्या इफेक्ट होता है। जैसे ही एक पार्टनर एडमिट होता है वैसे ही दूसरा पार्टनर रिटायर होता है। एक साथ अगर कोई पार्टनर एडमिट और रिटायर हो जाए तो उस केस के अंदर एडमिशन कम रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट लगता है। वी शुड रिमेंबर, लास्ट वाली लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, देखें। वी शुड रिमेंबर दैट नो सेपरेट ट्रीटमेंट इज प्रैक्टिकली नीडेड। कोई भी सेपरेट ट्रीटमेंट नहीं करना आपको। सेम प्रिंसिपल फॉर एडमिशन एंड रिटायरमेंट आर फॉलो। जो प्रिंसिपल एडमिशन में फॉलो करे थे वो एडमिशन वाले पॉइंट में लगा देना, और जो अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो रिटायरमेंट वाले प्रिंसिपल लगा देना। बस सिंपल सा मीनिंग इतना ही है इसका। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको तभी समझ में आ पाएगा जब इसके आप क्वेश्चंस करेंगे। तो आओ हम चलते हैं क्वेश्चन पे। इसमें कुछ समझाने लायक कुछ चीजें नहीं, इसमें जितना आप क्वेश्चंस ट्राई करोगे उतना ही आपको चीजें समझ में आएगी। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और कॉन्सेप्चुअली वही सीखते हैं, ठीक है। बस क्या करना है, एडमिशन का जो एडमिशन कोई पार्टनर एडमिट होगा तो उसमें एडमिशन वाला प्रिंसिपल फॉलो करना है, ठीक है। एडमिशन के सारे कॉन्सेप्ट फॉलो करने हैं। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसमें रिटायरमेंट वाले कॉन्सेप्ट फॉलो कर देने हैं, बस। तो उनको एक साथ करना होता है, इसलिए थोड़ा टिपिकल बन जाता है ये। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं और बुक का ही देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 वैसे तो दिख रहा है, पर अगर बुक अपडेट हुई है तो ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप नाम पढ़ लीजिएगा, ठीक है सर। मैंने आपको पहले भी डिस्कस करा था। बस आप नाम ध्यान रखेंगे। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है इक्वली। तो एक्स वाई जेड 3 इक्वल पार्टनर है। बैलेंस शीट आपको दे रखी है, आपको पार्टनर्स कैपिटल आपको दे रखा है, और एक्स वाई जेड का पार्टनर करंट अकाउंट, मतलब फर्म के पास पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी है और फर्म के पास पार्टनर का करंट अकाउंट भी है, ठीक है। क्रेडिटर आपको दे रखे हैं। लैंड आपको दे रखी है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, स्टॉक इन ट्रेड, सन्ड्री डेटर एंड बैंक बैलेंस विद बैंक। बैंक बैलेंस विद बैंकर का मतलब हो गया बैंक बैलेंस आपको दे रखा है 1,50,000 रुपये। ये आपको चीज दे रखी है। अब क्या क्या कह रहा है, कह रहा है ऑन 1 जनवरी 2013 एक्स रिटायर हो रहा है। देखो जो एक्स है वो रिटायर हो रहा है। एंड इट वाज एग्री दैट ही शुड बी पेड ऑल हिज ड्यू इन फुल ऑन दैट डेट। जिस दिन वो रिटायर होगा उस दिन उसको पूरा का पूरा पैसा पे कर दिया जाएगा, मतलब नो इंस्टॉलमेंट, पूरा का पूरा पैसा पे कर दिया जाएगा एक्स को।
फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस में हमें गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी 3 ईयर बेसिस पर, और पास 3 ईयर प्रॉफिट अमाउंटिंग ये दे रखा है, तो 3 साल के बेसिस पर हमें गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों? जब वो पार्टनर जाएगा तो अपना गुडविल का हिस्सा लेके छोड़कर जाएगा, तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, तो गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा। 3 साल के प्रॉफिट दे रखा है और 3 ईयर परचेज है, तो 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, गुडविल आ जाएगी फर्म की, तो हमें एक्स पार्टनर की गुडविल निकाल देंगे। इन ऑर्डर टू मीट हिज ऑब्लिगेशन, अब बैंक लोन वाज अरेंज 113 2 लाख रुपए प्लस फ्रॉम द फिक्स एसेट एज अ सिक्योरिटी। कहता है हम ऑब्लिगेशन को मीट करना, क्योंकि पैसा पूरा देना है रिटायरिंग पार्टनर को। अब रिटायरिंग पार्टनर को जो पैसा देना है, बैंक में इतना पैसा नहीं पड़ा, तो हमने क्या करा, 2 लाख रुपए की अपनी एसेट को गिरवी रख दिया, और उस 2 लाख के एसेट को गिरवी रखने के बाद वो 2 लाख का लोन जनरेट कर लिया। उस लोन से हम अपनी एसेट, अपनी जो ऑब्लिगेशन है उसको मीट कर पाएंगे। ऑब्लिगेशन मतलब रिस्पॉन्सिव, कर्तव्य आप कह सकते हैं कि हमारा ऑब्लिगेशन ये है कि हमें रिटायरिंग पार्टनर को पूरे पैसे देने हैं, इंस्टॉलमेंट नहीं करना है। तो उस पैसे देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं था, तो हमने उसमें 2 लाख का लोन ले लिया, एक एसेट को, फिक्स एसेट को गिरवी रखकर। ठीक है। फर्दर टू कंपनसेट अ लॉयल मैनेजर क्यू, इट वॉज एग्री दैट वाई एंड जेड, इट वॉज एग्री दैट वाई एंड जेड दैट क्यू शुड बी एडमिटेड एज अ पार्टनर। इनका एक मैनेजर था, बहुत लॉयल मैनेजर था। फर्दर कंपनसेटेड अ लॉयल मैनेजर क्यू, मतलब ये कह रहा है कि इनके पास एक मैनेजर था, ठीक है, और उस मैनेजर जो था हमारा एक लॉयल मैनेजर था, बड़ा लॉयल था वो मैनेजर। अब क्या करा, वाई और जेड ने उस लॉयल मैनेजर क्यू को एडमिट कर लिया। ये कह रहा है वाई एंड जेड ने एग्री करा कि क्यों ना वो जो हमारा मैनेजर है उसको हम एज अ पार्टनर बना देते हैं, तो उन्होंने क्यू को एज अ पार्टनर एडमिट कर दिया। हु शुड ब्रिंग इन above and over and above the capital of 1 लाख। अब जब नया पार्टनर आएगा तो भाई कैपिटल लेकर आएगा और गुडविल का पैसा लेकर आएगा, ये पता है ना। जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो कैपिटल लेकर आता है और गुडविल का पैसा लेकर आता है। हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश सर्व एज अ वर्किंग कैपिटल, जो उसकी गुडविल का पैसा होगा उसको वर्किंग कैपिटल के तौर पर सर्व करेंगे, मतलब छोटे मोटे रोजाना खर्चे के लिए उनका पैसा यूज करेंगे। वाई एंड जेड एग्री टू फोरगो 1/3 ऑफ देयर इंडिविजुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द क्यू, तो क्यू का हिस्सा है 1/3 शेयर के साथ वो आ रहा है। प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन 1 अप्रैल, मतलब इस ओपनिंग बैलेंस शीट आपको बनानी है 1 अप्रैल 2003 की। ये आपके पास पूरा पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ठीक है सर। आ जाइए सर। तो हमारे पास एक्स, वाई और जेड 3 पार्टनर है, इनका शेयर मुझे बता दो क्या है। इक्वली है इनका शेयर, एक्स वाई जेड पार्टनर है जो इनका शेयर है इक्वली 1:1:1, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना भाई, एक्स रिटायर हो रहा है, अब जब ये रिटायर हो रहा है इसका 1/3 शेयर के साथ ये रिटायर हो रहा, और क्यू जो मैनेजर है उसको एडमिट कर दिया गया, क्यू का एडमिट करा, और क्यू का एडमिट रेशियो है 1/3। अब जो पार्टनर एडमिट होगा उसको क्या करेंगे, वो कैपिटल लेकर आएगा, कैपिटल लेकर आएगा और गुडविल का पैसा लेकर आएगा, और जो पार्टनर जा रहा है उसको पैसा पे करेंगे, पे करेंगे, और गुडविल का पैसा देंगे, गुडविल का पैसा देंगे। तो पैसा देना है इसको, और जो पार्टनर एडमिट होगा वो पैसा लेकर आएगा। ये तो बात क्लियर है भाई। जो पार्टनर जाएगा वो पैसा ले जाएगा, अपना अपना कैपिटल का पैसा ले जाएगा और गुडविल का पैसा ले जाएगा, और जो पार्टनर आ रहा है वो पैसा लेकर आएगा, कैपिटल का और गुडविल का पैसा लेकर आएगा, ठीक है जी। अच्छा ये मुझे बताओ, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है, जाता है, तो पुराने पार्टनर जो होते हैं एक्स और जेड, वो क्या होते हैं, वो सर पुराने पार्टनर जो होते हैं वो सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, सॉरी वो गेन कर रहे होते हैं, तो उनको पैसा कंपनसेट करना होता है। भाई एक्स है एक पर्सन, आप वाई हो, मैं एक्स, मैं जेड हूँ, वाई और जेड। भाई जब एक पर्सन जाएगा, एक पर्सन रिटायर होकर जाएगा, एक्स पर्सन रिटायर होकर जा रहा है, तो उसका गुडविल का पैसा आज से हमारा हो जाएगा। उसका जो भी प्रॉफिट है वो कमा रहा था, जो प्रॉफिट 3 बट रहा था अब हम दोनों बटेगा, तो हमें फायदा होगा उसके जाने से। तो जो फायदा हमें होगा उसको हम कंपनसेट करना होगा। और जब कोई पार्टनर आएगा तो हम अपना हिस्सा देंगे उस पार्टनर को, तो हमें सेक्रीफाइस होगा, तो हमें कंपनसेशन मिलेगा। ये तो बात क्लियर हो रही है ना, कि जब कोई पार्टनर आता है तो जो पुराने पार्टनर होता है वो अपना हिस्सा छोड़ते हैं, देते हैं उसे, तो अपना हिस्सा देते हैं, तो वो हिस्सा वो मांग लेते हैं, तो वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बन जाते हैं। तो क्यू के एडमिट होने पर वाई और जेड को सैक्रिफाइस होगा, तो वाई और जेड को कंपनसेशन मिलेगा। और वाई के रिटायर होने, एक्स के रिटायर होने पे, एक्स के रिटायर होने पे वाई और जेड को गेन होगा, तो वाई और जेड कंपनसेट करेंगे। ये तो बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है सर। ये है, तो अब करा कैसे जाए क्वेश्चन को। सबसे पहले केस में मैं गुडविल निकालता हूँ, तो पहला हमारा पॉइंट होगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अच्छा एक बात मुझे बताइए आप,
जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी होता है और पार्टनर करंट अकाउंट भी होता है, तो वो कौन सा मेथड यूज करते हैं? फिक्स्ड या फ्लैक्चुएटिंग? सब फिक्स्ड मेथड यूज करते हैं, क्योंकि फ्लैक्चुएटिंग में तो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल ही बनता है, करंट नहीं बनता। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो वैल्यूएशन गुडविल में पहले निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। पिछले 3 साल का हमें प्रॉफिट गिवन है, कितना है सर? 3 साल का प्रॉफिट मुझे गिवन है 1,41,40 और 1,20, तो 1,00,000 प्लस 1.40 लाख प्लस 1.20 लाख डिवाइडेड बाय 3। तो 3 साल का पहले तो एवरेज निकाल लो, तो 1,40,000 प्लस 1,20,000 डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया 1,20,000, तो 1,20,000 तो आपके आ गया प्रॉफिट। अब निकालो सर गुडविल, गुडविल है 3 ईयर ऑफ परचेज, तो गुडविल आ जाएगा 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 3,60,000। हाँ जी, तो 3,60,000 रुपये की आपकी गुडविल ऑफ दी फर्म आ गई। सर ये आई गुडविल ऑफ द फर्म, यहाँ पर क्या है सर? गुडविल ऑफ दी फर्म आई है, ठीक है जी। अब दो चीज होगी, ये तो फर्म की गुडविल है। अब जो पार्टनर जा रहा है उसकी शेयर ऑफ गुडविल कितनी है, और जो पार्टनर जाएगा वो अपनी गुडविल का हिस्सा छोड़कर जाएगा, तो वाई और जेड कंपनसेट करेंगे उसको, उनको गेन होगा तो वो देंगे, समझ में आ रहा है? तो मैंने कहा वाई शेयर ऑफ गुडविल, मैंने कहा दोस्तों वाई शेयर ऑफ गुडविल कितनी होगी, सॉरी वाई नहीं, एक्स, पार्टनर कौन जा रहा है? एक्स, एक्स शेयर ऑफ गुडविल क्या होगी? तो एक्स का शेयर है, मैंने कहा भाई 3,60,000 रुपये तो टोटल गुडविल है फर्म की, इसमें से 1/3 हिस्सा है किसका? 1/3 हिस्सा है एक्स का, तो एक्स का जो गुडविल आया वो 1,20,000 आ रहा है, तो एक्स अपनी गुडविल छोड़कर जा रहा है, तो 1,20,000 रुपये पेड बाय वाई एंड जेड। तो यहां लिख देंगे एक लाइन, वाई एंड जेड will compensate 1,20,000 टू एक्स, जो कि रिटायर पार्टनर है, इन गेनिंग रेशियो, है ना? आपको याद आ रहा है? इन गेनिंग रेशियो। अरे अभी भूल जाओ, मान लो कोई एडमिशन नहीं है, जब मान लो वाई रिटायर होता है, तो सॉरी एक्स रिटायर होगा, तो वाई और जेड को जो गेन होगा गुडविल का, वो गेनिंग रेशियो में क्या कर देंगे? कंपनसेट करेंगे, नहीं करेंगे? करेंगे। तो एक एंट्री पास करेंगे, और एंट्री क्या पास करेंगे? एंट्री पास करेंगे, पहले ये निकालेंगे गेनिंग रेशियो क्या है, पहले क्या निकालेंगे? गेनिंग रेशियो। क्या हमें अपन न्यू रेशियो गिवन है क्या? नहीं गिवन। जब हमें न्यू रेशियो नहीं गिवन होती, जब हमें ये नहीं बताया गया होता है कि कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन कितना गेन कर रहा है, तो जो ओल्ड ही रेशियो होती है ना, वही सेक्रीफाइस और वही गेनिंग बन जाती है। तो इसमें गेनिंग रेशियो अलग से निकालनी पड़ेगी। हमारे को गेनिंग रेशियो पहले से पता चल गई कि यहाँ पर ओल्ड ही गिवन था, न्यू नहीं गिवन था, या न्यू निकालने के लिए कोई अमाउंट हिंट ही नहीं गिवन थी कि भाई कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है या कौन कितना गेन कर रहा है। तो जो गेनिंग रेशियो होगी वाई और जेड के बीच में, वो 1:1 ही होगी, वो 1:1 ही होगी। ठीक है सर? ठीक है, तो जब वाई का रिटायरमेंट होगा, ये मत सोचना कि क्यू का एडमिट हो रहा है तो 3 पार्टनर है, ना ना, वाई के रिटायरमेंट होने के बाद वाई और जेड था। एक्स जब रिटायर हुआ तो वाई और जेड थे, फिर वाई और जेड ने जब उसको पे कर दिया, फिर क्यू को एडमिट करा, तो वाई और जेड थे। तो वाई और जेड रिटायरमेंट, जब रिटायरमेंट हुआ पार्टनर का, तब वाई और जेड ही थे, समझ रहे हो आप? पहले रिटायरमेंट हुआ है, कभी पहले पार्टनर गया है, जब पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके बाद बच कितने गए? वाई और जेड। वाई और जेड रिटायरमेंट होने के बाद वाई और जेड ने क्यू को एडमिट करा गया है। तो ठीक है सर, तो गेनिंग रेशियो में बांटेंगे तो एंट्री क्या होगी बताना जरा? वाई और जेड को गेन हुआ होगा, क्योंकि ये 1,20,000 रुपये जो एक्स का शेयर ऑफ गुडविल है ये छोड़कर जा रहा है, तो वही आज पैसा लेकर जाएगा अपना, है ना? तो सेक्रीफाइस करेगा तो पैसा वो लेकर जाएगा, हम इसको फायदा नहीं होने देंगे। तो वाई और जेड को जो गेन होगा वो सेक्रीफाइस करेंगे, तो वाई कैपिटल अकाउंट, कैपिटल नहीं करंट, कैपिटल, क्योंकि फिक्स्ड मेथड है दोस्त। क्या मेथड है? फिक्स्ड, आपके पास फिक्स्ड मेथड यूज करा गया है, और फिक्स्ड मेथड के अंदर 2 अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट। कैपिटल में सिर्फ 2 ही ट्रांजेक्शन आते हैं, एक एडिशनल कैपिटल, एक विड्रॉन ऑफ अ कैपिटल। याद आ रहा है ना आपको मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट? फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर सिर्फ 2 ही अकाउंट बनते हैं, 2 अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट है, एक करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 2 ट्रांजेक्शन आते हैं, एक एडिशनल कैपिटल, एक विड्रॉन ऑफ अ कैपिटल, और बाकी सारी ट्रांजेक्शन किसमें आती है? करंट अकाउंट में। तो गुडविल की ट्रांजेक्शन कहां पर आएगी? करंट अकाउंट में, क्योंकि ना तो ये एडिशनल कैपिटल है और ना ही ये विड्रॉन ऑफ अ कैपिटल है। तो वाई करंट अकाउंट, वाई कैपिटल करंट अकाउंट से कम कर दिया पैसा, जेड करंट अकाउंट से पैसा कम कर दिया, और
किसको भेज दिया, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, टू एक्स करंट अकाउंट। जब कोई पार्टनर एडिशनल विड्रॉ कर रहा है या एडिशनल कैपिटल लगा रहा है, तब जाकर उसकी कैपिटल अकाउंट कम करेंगे, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, 1,20,000 रुपये टोटल देना है, ये 1,20,000 में से किसका मिलेगा, आधा आधा। 60,000 रुपये देगा कौन, वाई, और 60,000 रुपये देगा भाई जेड, ठीक है सर। ये तो हो गया जो पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिटायरिंग पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने गुडविल कैलकुलेट कर ली। अब पार्टनर रिटायर हो गया, अब पार्टनर रिटायर हो गया तो अब नया पार्टनर को एडमिट करा, तो एडमिशन के एडमिटेड पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे अब गुडविल। मेनली एडमिशन कम रिटायरमेंट के अंदर ना मेन कॉन्सेप्ट रहता है ना, वो गुडविल का ही रहता है मेन कॉन्सेप्ट। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा ना, फिर आपने सोचो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी दे दी दोनों की, तो गलत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसलिए मेन जो पर्पस रहता है एडमिशन कम रिटायरमेंट में, गुडविल का ज़्यादा पूछा जाता है। कभी कभी एडमिशन एडजस्टमेंट भी पूछ लेते हैं, पर देखेंगे धीरे धीरे, अभी तो बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं। तो एडमिटेड पार्टनर, जो पार्टनर एडमिट होता है, तो वाई और जेड अब रिमेनिंग बच गए, ठीक है। और इनके एक्स के जाने के बाद इनका जो न्यू रेशियो है, इनका बन गया रेशियो, ये इनका न्यू रेशियो है, समझ में आ रहा है, ध्यान सुनना। एस के जाने के बाद इनका न्यू रेशियो बन गया ये। अब जब ये क्यू को एडमिट करेंगे, यहां पर जब क्यू एडमिट होगा 1/3 शेयर के साथ, जब क्यू एडमिट होता है 1/3 शेयर के साथ, तो याद करो जो इनके पास पुरानी ये ओल्ड बन जाती है, फिर क्यू के एडमिट होने के बाद नई रेशियो बनेगी, समझ में आ रहा है ना। तो ये न्यू रेशियो कब मानी जाएगी, जब एक्स पार्टनर रिटायर हो रहा है। समझने दोस्तों, एक्स वाई जेड थे, जब एक्स रिटायर हुआ तो वाई और जेड की न्यू रेशियो होगी 1:1, है ना। अब जब क्यू एडमिट होगा तो ये ओल्ड बन जाएगी, अब नई रेशियो आएगी वाई जेड और क्यू, ये होगी नई रेशियो क्यू के एडमिट होने पर। तो अभी नई रेशियो वाई के रिटायरमेंट होने के बाद ये थी, अब जैसे ही क्यू को एडमिट करोगे जो इनकी न्यू रेशियो थी वो ओल्ड बन गई। क्यों, क्योंकि न्यू रेशियो तब होगी जब क्यू भी एडमिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो वैसे तो न्यू रेशियो ये है, ये कब मानी जाएगी न्यू रेशियो, सिर्फ एक्स के रिटायर होने के बाद वाई और जेड की नई रेशियो बन गई। अब जब क्यू एडमिट करते हैं तो क्यू एडमिट करने के बाद ये न्यू रेशियो क्या बन जाती है, ओल्ड बन जाती है, और क्यू के एडमिट होने के बाद फिर वाई जेड और क्यू की नई रेशियो होगी। क्लियर है या नहीं है, क्लियर है। तो आपको पता है एडमिशन में हमने पढ़ा था, जब भी आपको ये ना बताया जाए कि क्यू जो एडमिट हो रहा है उसमें से वाई कितना सेक्रीफाइस कर रहा है और जेड कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, सेक्रीफाइजिंग रेशियो होता है ओल्ड ही सेक्रीफाइस बन जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ सेक्रीफाइजिंग रेशियो बताओ कितना है, अगर मैं कहूँ यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है, तो आप कहोगे सर वाई और जेड सेक्रीफाइस कर रहे हैं और ओल्ड जितना ओल्ड है उतना ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं। आप निकाल सकते हो। अब न्यू निकालना आता है आपको, हाँ सर न्यू रेशियो निकालना आता है, कैसे, 1 - 1/3 इजिकल टू 2/3। भाई 1 टोटल शेयर मान लिया, 1/3 में से रिमेनिंग हटा दिया तो 2/3 आ गया। 2/3 में 1:1 के रेशियो में ले लेंगे, जो 1 की 1:1 के रेशियो में ले लेंगे तो 1/2 ये हो गया, आधा ये ले लिया आधा से ले लिया, तो कितना हो गया 2 और 3, 2/6 और 2/6 आ गया। जब 2/6 आया, आधा सुन लिया 1:1, तो 2/6 में 2/6 आया। अब ये 2:2 को सॉल्व कर लो, 1:1 ही आपके पास सेक्रीफाइसिंग आ गया, ये भी 1:1 आया, ये भी 1:1 आया। चलो जी, जो न्यू रेशियो है मैं आपको बता देता हूँ, ये तो सॉरी ये ऐसे नहीं आएगा, ये एक्स का वाई का न्यू रेशियो और ये जेड का हो गया। अब यहाँ पर एक्स का भी कर लो, एक्स का है 1/3, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड तो 2/6, तो 2:2:2 1:1:1, तो ये आपकी न्यू रेशियो आ गई एक्स वाई और क्यू की, वाई जेड और क्यू की, सॉरी वाई जेड और क्यू की न्यू रेशियो 1:1:1। अभी निकाला सर, सिंपल आपको सॉल्व करना आता है, इसमें मुझे ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। अब न्यू माइनस ओल्ड करेंगे तो 1/3 - 1/2 करेंगे तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा आपके पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और इतना सोचना ही क्या है, आप निकालना चाहते हो निकालो, मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है। जब ये ना बताया जाए कि एक्स जो नया पार्टनर आ रहा है उसमें से पुराने पार्टनर कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो जो ओल्ड होता है वही सेक्रीफाइस बन जाता है। अब आपको पता है जब नया पार्टनर आएगा तो अपनी गुडविल का लेकर आएगा, तो प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर, प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर, जो नया पार्टनर है वो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेकर आएगा, तो सर टोटल गुडविल है फर्म की 3,60,000, जिसमें से जो नया पार्टनर है 1/3, मतलब ये भी 1,20,000 ले आएगा। सर गुडविल 360 है या अलग है, सर 360 ही है, आप ये मत देखिए, सुनो आप सोच रहे होंगे 360 में से 1/20 तो ये ले गया, ना ना ना, 360 तो टोटल गुडविल है फर्म की, उसमें से 1/20 इसका हिस्सा था, तो इसका हिस्सा वाई और जेड ने अपने कैपिटल में से दिया है। गुडविल गुडविल तो 360 अभी भी किसकी होगी, वाई और जेड की, मतलब वाई और जेड ने
जो एक्स का शेयर था गुडविल का 1,20,000 रुपये, वो वाई और जेड ने अपनी कैपिटल से दे दिया। तो 360 गुडविल तो 360 ही रहनी है, रूल में कोई चेंज नहीं होता। वाई पार्टनर किस एक्स जो पार्टनर था रिटायरिंग पार्टनर, उसका शेयर था 1,20,000 रुपये गुडविल का, वो 1,20,000 का पैसा ले जाएगा सर, गुडविल थोड़ा ले जाएगा। हाँ, जो उसकी गुडविल था वो पैसा ले जा भाई। गुडविल अब 3,60,000 रुपये किसकी होगी, वाई और जेड की। वाई और जेड की मानी जाएगी अब 360, क्योंकि 1,20,000 रुपये जो एक्स का था वो उन्होंने अपने पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, अपना पार्टनर कैपिटल अकाउंट कम कर दिया, करंट अकाउंट कम करके पैसा दे दिया एक्स को। तो अब जो 3,60,000 रुपये की गुडविल है ना दोस्तों, वो किसकी रह गई है, वाई और जेड की। वाई और जेड की अब गुडविल है 360 की, क्योंकि वाई और जेड ने 1,20 की दो, आप समझिए एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर थे, एक्स की गुडविल 1,20 थी और वाई की भी 1,20 और बाकी तीनों की 1,20 थी। अब वाई और जेड की पहले 2,40,000 रुपये गुडविल थी। अब जो एक्स पार्टनर जा रहा अपनी गुडविल छोड़कर जा रहा, तो वाई और जेड ने अपनी जेब में पैसा दिया और ये जो गुडविल थी अब दोनों बांट ली। तो गुडविल मिल गई सबको, वाई और जेड को मिल गई, और 3,60,000 में से 1,20 जो एक्स का था वो उसको दे दिया गया। तो वाई और जेड की अब गुडविल आ गई 360, और 360 में से ये सैक्रिफाइस करेंगे 1/3 हिस्सा। अब जो 1/3 हिस्सा सैक्रिफाइस कर रहे हैं 1,20,000 बनता है, ये 1,20,000 60,000 सैक्रिफाइस कर रहे हैं वाई और जेड। सिंपल सी बात है यार, जब नया पार्टनर ऐड आएगा, जब नया पार्टनर आएगा तो जो पुराने पार्टनर है वाई और जेड वो अपनी गुडविल का हिस्सा छोड़ेंगे। अब मुझे बताओ अब इनकी गुडविल कितनी है वाई और जेड की, सर वाई और जेड की गुडविल है, वाई और जेड की जो गुडविल है वो 360 है, ये बात ध्यान रखिएगा। सर 1,20 तो वो ले गया एक्स, नहीं दोस्तों वो कैश ले गया है, गुडविल थोड़ा ले गया, उसका जो हिस्सा था गुडविल का उसमें से वो पैसा लेके चले गया। अब पैसा भर दिया, आप वाई हो मैं जेड हूं, हमने 1,20,000 रुपए जो एक्स की गुडविल था, शेयर था 360 में से 1,20 उसको हमने पैसे दे दिया। अब उस जो गुडविल है 360 उसमें से आधी आपकी आधी मेरी, ठीक है। अब जब नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो उसको 1,20,000 की गुडविल का पैसा लेकर आ रहा है, तो आधा आप छोड़ रहे हो आधा मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूं। तो वो 1,20,000 की जो गुडविल लेकर आएगा नया पार्टनर, उसमें से आधा सैक्रिफाइस मैं कर रहा हूं, आधा आप कर रहे हो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो तभी तो निकाला कि कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। तो मैंने कहा जो नया पार्टनर जब एडमिट होता है तो वाई और जेड इक्वल रेशियो में सैक्रिफाइस करते हैं। तो 1,20,000 की जो गुडविल का पैसा लेकर आएगा वो हमें मिलना चाहिए। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, भूल तो नहीं गई एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्यू कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्यू कैपिटल अकाउंट। सर कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा क्योंकि पैसा लगाया है, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आ जाएगा सर, 1,20,000 रुपए की तो सर ये गुडविल लेकर आ रहा है, 1,00,000 रुपए सर ये क्या लेकर आया था, कैपिटल लेकर आया था, तो ये हो गया 2,20,000 रुपए। ठीक है सर, यहां तक क्लियर है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू, अब प्रीमियम फॉर गुडविल किसको बांट देंगे, कौन कौन सैक्रिफाइस कर रहा था, सर प्रीमियम फॉर गुडविल जो नया पार्टनर लेकर आ रहा है 1,20,000 रुपए, उसमें से 60,000 सैक्रिफाइस कर रहा है वाई और 60,000 कर रहा है जेड। तो वाई कैपिटल अकाउंट बस क्या करा, एडमिशन और रिटायरमेंट को मच कर दिया। बताओ कोई नया चीज सीखे आपने, नहीं कोई भी नई चीज नहीं है सर इसके अंदर। 60,000 रुपए और 60,000 रुपए, जब एडमिट हो रहा था पार्टनर तो एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू सोचा, और जब रिटायर होता है रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू सोचा। ठीक, एक मिनट, ये कैपिटल नहीं करंट होगा ना दोस्त, क्योंकि यहाँ पर फिक्स कैपिटल मेथड यूज करा है। यहाँ कैपिटल होगा क्योंकि वो कैपिटल लेकर आ रहा है, तो कैपिटल लगाना और विड्रॉ करना कैपिटल अकाउंट में आता है। उसके बाद जितनी ट्रांजेक्शन है वो करंट अकाउंट में आता है। गुडविल का पैसा जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो करंट अकाउंट में करेंगे, यही यहाँ पर सोचना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट में जब कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों दिखते हैं क्वेश्चन के अंदर तो फिक्स्ड मेथड यूज करते हैं, और फिक्स्ड मेथड के अंदर सारी ट्रांजेक्शन करंट अकाउंट में आती है, सिर्फ दो को छोड़कर एडिशनल और विड्रॉन वो कहती है कैपिटल अकाउंट में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल करंट में आएगा। ठीक है जी, क्लियर। ठीक है, एक लास्ट एंट्री और कर देता हूँ, मेरी एंट्री खत्म होगी। मेरी कितनी एंट्री कराई मैंने, देखो पहली एंट्री तो ये रही, अलग से भी लिख सकते हो आप इनको। दूसरी एंट्री ये रही पैसा लाने की, तीसरी एंट्री ये रही। ठीक है जी, चौथी एंट्री होगी बैंक से लोन लिया था, याद है आपने बैंक से लोन लिया था, तो मैं भाई फिक्स एसेट को गिरवी करके बैंक से लोन लिया था। अब बैंक से लोन लूंगा तो मेरे पे पैसा आ जाएगा, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा और मेरी लायबिलिटी भी तो बढ़ जाएगी। भाई 2 लाख का लोन लिया है आपने, 2 लाख का जब आप बैंक से लोन लेंगे तो आपकी बैंक लोन की लायबिलिटी बन जाएगी और आप पे पैसा आ जाएगा। पैसे आने का डेबिट और लायबिलिटी आना, लायबिलिटी किस नाम से आएगी, बैंक लोन करके, और वो क्रेडिट, लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट। ये एंट्री आगे समझ में, लोन लिया था आपने, बैंक लोन 2 लाख रुपए का 1 तारीख को, है ना। ठीक है सर, अब बस अब कुछ नहीं होगा, अब आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओगे और पार्टनर करंट अकाउंट बनाएंगे। एक बनाते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सर पार्टनर कैपिटल अकाउंट सब किसका बनाएंगे, चारों पार्टनर का बनाया जाएगा। जब आप कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट बनाओगे चारों पार्टनर का बनाएंगे। सर ऐसा क्यों, एक पार्टनर तो उसका रिटायरमेंट शो भी तो करना पड़ेगा ना हमें।
जब आप एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसका रिटायरमेंट भी तो शो करना पड़ेगा, उसका कितना पे करना है उसको अमाउंट, वो भी तो शो करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए आपको बना, आप रिटायरमेंट की सोचो, जब आप रिटायरमेंट का चैप्टर पढ़ा था और जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट में है तो रिटायरमेंट का भी तो अकाउंट बनता था उसके अंदर, उसमें दिखाते नहीं थे लॉन्ग ट्रांसफर हो गया XYZ, वो तो आएगा ही साथ में। जब एडमिशन करते थे तो जब नया पार्टनर एडमिट होता तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते थे, जब नया पार्टनर एडमिट होता था और तब जब हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट तो नया पार्टनर के एडमिशन का भी तो कैपिटल बनाते थे, यहाँ पे लिखते थे बाय बैंक अकाउंट, नया पार्टनर गुडविल लेकर आ रहा है, ये सब लेकर आ रहा है। तो भूलो मत कंसेप्ट को, पुराने कंसेप्ट कोई नया नहीं है दोस्तों। यहाँ पर चारों पार्टनर का क्यों बन रहा है, क्योंकि एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो रिटायरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनता है, और जब एक पार्टनर एडमिट होता है तो नया पार्टनर जो आ रहा होता है वो एडमिशन में वो कैपिटल लेके आता है प्रीमियम, तो उसका कैपिटल अकाउंट भी बनता है। तो बना दो भाई, सिंपल सी बात है। एक्स, वाई, जेड और क्यू। सबसे पहले तो बाय बैलेंस सीडी आएगा, किसके पास क्या क्या कैपिटल है। अभी करंट अकाउंट भी बनाना है दोस्त, ठीक है ना, ये कैपिटल अकाउंट है, सेम अभी करंट अकाउंट भी बनाना है हमें, क्योंकि दोनों अलग अलग उसका बैलेंस दे रखा था, दोनों का अलग अलग बैलेंस दिया हुआ था, तो दोनों का करंट अकाउंट भी बनेगा। पहले मैं इसको कॉपी कर लूँ। ठीक है जी, कॉपी करने का बेनिफिट है बार बार नहीं बनाना पड़ेगा। ये लो भाई, ये लो जी बन गया। पार्टनर करंट अकाउंट कर देते हैं इसको। सर दो अलग अलग बनाने पड़ेंगे क्योंकि दोनों का अलग अलग आपको बैलेंसेस गिवन है। पार्टनर करंट अकाउंट, ठीक है सर। चलो ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट हो गया, ये करंट अकाउंट हो गया। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाय बैलेंस बीडी से। बाय बैलेंस बीडी से याद करूं, हमारे पास शुरुआत में हमारे जो करंट कैपिटल अकाउंट है उसमें कौन कौन पार्टनर थे, तीन पार्टनर थे, XYZ। तो XYZ का हमारे पास कैपिटल अकाउंट है 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख। देखो 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख। क्यू पार्टनर तो एडमिट हो रहा है, जब क्यू पार्टनर एडमिट हो रहा था तो पैसा लेकर आया था, याद है आपको, बैंक अकाउंट से पैसा लेकर आया था। और जब वो बैंक अकाउंट से पैसा लेकर आया था तो वो कैपिटल आ रहा है, तो कैपिटल लेकर आया तो कैपिटल बढ़ गई, तो कैपिटल अकाउंट में शो होता है, करंट अकाउंट में नहीं। तो ये लो भाई, कितना लेकर आया वो, 1 लाख रुपए लेकर आया। यहां तक क्लियर हो गया। सब प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा जो वो लेकर आया है वो नहीं होगा कैपिटल, वो करंट अकाउंट में जाएगा, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करे तो उनको मिलेगा। ठीक है सर, ये क्लियर हो गया। इसके बाद कोई पार्टनर पैसा भी ले जा रहा है। हाँ सर, वो पार्टनर पैसा भी ले आ रहा है। कौन ले आ रहा है भाई, वो पार्टनर जो रिटायर हो रहा है, याद है बताया था अभी आपको कि रिटायरिंग पार्टनर क्या कर रहा है, वो पैसा लेके जा रहा है। तो रिटायरिंग पार्टनर का जो कैपिटल है वो 1 लाख, 1 लाख यहाँ, 2 लाख यहाँ और 2 लाख, 1 लाख यहाँ पर। अब देखो दो तरीके से हो सकता है। एक फाइनल सेटलमेंट जो हम करेंगे, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी जब हम फाइनल सेटलमेंट करेंगे वो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप क्या करो कि देखो करंट अकाउंट में एक्स की, जो एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना, अभी किसी का पॉइंट ऑफ व्यू मत रखना, एक्स का पॉइंट ऑफ व्यू। एक्स का जो पैसा है 1 लाख रुपए, एक तो कैपिटल अकाउंट में सो रहा है जो फर्म को देना है, फर्म को पैसा देना है एक्स को कैपिटल के नाम पे 1 लाख रुपए, ठीक है, ये तो 1 लाख रुपए ही देना है। दूसरा करंट के नाम पे कितना देना है, दो पैसा है, तो बाय बैलेंस, बाय बैलेंस बीडी। पहले करंट का भी कर लेते हैं। तो करंट का बैलेंस क्या है शुरुआती में, 50, 75 और 25, 50,000, 75,000 और 25,000। सर क्यू में नहीं आएगा क्योंकि कैपिटल, क्यू ने पैसा लगाया था कैपिटल, जब क्यू ने कैपिटल लगाई थी तो उसकी कैपिटल अकाउंट बढ़ा दिया, करंट होना बढ़ाएंगे। ठीक है सर। अच्छा, इसके बाद इसमें एक ट्रांजेक्शन होती थी प्रीमियम फॉर गुडविल की, आप चेक कर लो, मैंने ऊपर करा है। प्रीमियम फॉर गुडविल की ट्रांजेक्शन करेंगे दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले जब वाई पार्टनर रिटायर हो रहा था तो वाई करंट अकाउंट और जेड करंट अकाउंट कम हो रहे थे और एक्स करंट अकाउंट को पैसा मिल रहा था 1,20,000 रुपए। वाई जब रिटायर हो रहा था तो एक उसका भी 1,20,000 लेके जा रहा था अपनी गुडविल का, तो कौन दे रहा था, वाई और जेड। तो जब एक्स रिटायर हो रहा है तो एक्स के रिटायरमेंट में एक्स को 1,20,000 मिलेगा, एक्स को 1,20,000 मिलेगा उसकी गुडविल का। पर कैसे मिलेगा, डायरेक्ट 120 नहीं मिलेगा, 60,000 देगा भाई कौन, 60,000 देगा सर वाई और 60,000 देगा सर जेड। तो बाय वाई कैपिटल, ओ सॉरी वाई करंट, वाई अपने करंट अकाउंट से निकाल कर 60 देगा और जेड अपने करंट अकाउंट से निकाल कर 60 एक्स को देगा, तो एक्स के करंट अकाउंट बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। ऐसी जो वाई और जेड है, वाई और जेड का 60,000 रुपए कैपिटल करंट अकाउंट कम हो जाएगा, क्योंकि भाई अपने वो करंट अकाउंट से क्या दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, एक्स को दे, एक्स की करंट अकाउंट बढ़ गया और वाई का
कम हो गया। तो किसकी वजह से कम हुआ? वाई और जेड का करंट अकाउंट एस की करंट अकाउंट को देने की वजह से। मतलब वाई और जेड का जो क्या करंट अकाउंट कम हुआ वो एक्स को देने की वजह से हुआ, और एक्स का जो करंट अकाउंट 60 और 60 से बड़ा वो वाई और जेड के देने की वजह से हुआ। क्लियर है नहीं है? समझ में आ गया? अच्छा, ये तो हुआ एक्स पार्टनर के रिटायरमेंट में। अब जो नया पार्टनर आता वो गुडविल लेकर आता, तो उसकी ट्रांजेक्शन भी कर लो। अब भाई नया पार्टनर जब ये एंट्री हो गई, ठीक है, करंट अकाउंट में, ये वाली एंट्री देखो, ये वाली एंट्री कर ली, बैंक से पैसा आया और कैपिटल अकाउंट में क्यू की बढ़ा दी थी 1 लाख रुपए। ये देखो ये बढ़ाई ना 1 लाख रुपए, ये देखो ये बढ़ गई। इसके बाद यारी ट्रांजेक्शन प्रीमियम फॉर गुडविल, जो क्यू पार्टनर जब एडमिट होता है, जब क्यू पार्टनर लेकर आए प्रीमियम फॉर गुडविल, वो वाई के करंट अकाउंट और जेड के करंट अकाउंट में ट्रांसफर करा गया, क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रहे थे अपना हिस्सा, तो अपना 60-60 हजार रुपए लेकर जाएंगे। तो वाई के करंट अकाउंट में पैसा बढ़ जाएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से वाई के करंट अकाउंट में पैसा बढ़ जाएगा 60 हजार रुपए, और जेड के करंट अकाउंट में पैसा बढ़ जाएगा 60 हजार रुपए। समझ में आ रहा है? ये नहीं आया समझ में? भाई जो क्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है उसमें वाई और जेड अपनी गुडविल का हिस्सा छोड़ रहे हैं। 360 की गुडविल हो गई थी उनकी, है ना? वाई के रिटायरमेंट, एक्स के रिटायरमेंट के बाद वाई और जेड की 360 की गुडविल थी, उसमें से एक बीस किसको दे रहे हैं? भाई जो नया पार्टनर आ रहा है, तो एक बीस में 60 हजार कौन लेगा? सेक्रीफाइस कर रहा है वाई, और जेड कौन कर रहा है? 60 हजार कर रहा है, तो उसको पैसा मिल जाएगा। क्लियर है या नहीं है? और कोई ट्रांजेक्शन थी नहीं थी, एक बैंक लोन की ट्रांजेक्शन थी, उससे बैंक बढ़ जाएगा और बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा और साथ में लोन बढ़ जाएगा, वो तो बैलेंस शीट पे शो हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? अब दोस्तों क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा, अब मेरी बात को जरा ध्यान सुनिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से और ध्यान दीजिएगा। देखिए अभी क्या हुआ है कि जो हमारा वाई पार्टनर है, जो हमारा एक्स पार्टनर है, जो जा रहा है, उसको कितना पैसा देना है? उसको 1 लाख रुपए देने थे कैपिटल के, और साथ में ये पैसा देना है उसको, है ना? 1 लाख तो कैपिटल के देना है, साथ में ही देना है। तो हम क्या करेंगे कि हम क्या कहेंगे भाई, पहले तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। जो 1 लाख रुपए कैपिटल के देने हैं उसको ट्रांसफर कर दो करंट अकाउंट में, या करंट अकाउंट का जो पैसा देना है उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, दोनों कर सकते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि जो भाई जो वाई एक्स जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको सारा पैसा पे करना है, एक्स जो पार्टनर रिटायर हो रहा है दोस्त उसको सारा पैसा पे करना है। तो मैंने कहा देखो एक्स जो पार्टनर 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख और 1 लाख, भाई देखो यहां छोड़ जाएगा बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी, ध्यान सुनना, 1 लाख ऐसे छूट जाएगा, 2 लाख ऐसे रह जाएगा और 1 लाख ऐसे रह जाएगा। वाई जेड और क्यू का जो पार्टनर अब रिमेनिंग बच गए, जो एक्स पार्टनर है वो जा रहा है, एक्स पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़ा है जो कि फर्म ने देना है। तो कैसे देगा? यहां टू कैश करके नहीं दे सकते, हम क्या करते हैं इकट्ठा देते हैं। या तो इस पैसे को 1 लाख रुपए को आप भेज दो करंट अकाउंट में और वहां इकट्ठा करके कैश से पेमेंट कर दो, या करंट अकाउंट वाला बैलेंस जोड़कर यहां ट्रांसफर कर दो। तो मैंने कहा जो 1 लाख रुपए एक्स को देने हैं ये मैं दूंगा, पर इसको पहले मैं करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूं। तो मैंने यहां पे इसको करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, एक्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया कि एक्स को 1 लाख रुपए देने हैं। अच्छा, तो मैंने कहा एक्स को 1 लाख रुपए देने कैपिटल के नाम पे, इसको करंट में ट्रांसफर करा और यहां आ गया बाय एक्स कैपिटल की वजह से, एक्स कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफर हुआ 1 लाख रुपए। तो यहां करने से क्या हुआ कि करंट का पैसा यहां आ गया, कैपिटल का पैसा यहां आ गया, टोटल करके पेमेंट कर दूंगा, बस ये कहने की कोशिश कर रहा था मैं। समझ में आ रहा है आपको? या तो आप ऐसा कर लेते कि यहां से जोड़ते, यहां से जोड़ते 50, 60 और 60, 1 20 और 1 70 हो गया, 1 20, 1 80 हो गया, 1 80, 1 70 हो गया, 1 70 जोड़ते और इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते, यहां आ जाता। तो यहां कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता 1 70 और 1 लाख, ये तो हो गया 270, पेमेंट कर दी 270। दोनों तरीका सही है। कैपिटल से देखो अलग अलग पेमेंट नहीं करेंगे, कैपिटल की पेमेंट अलग, करंट की पेमेंट अलग, ऐसे नहीं। या तो आप कैपिटल का जो बैलेंस है कि देना है पैसा उसको करंट में ट्रांसफर कर दो और इकट्ठा दे दो, या करंट वाला बैलेंस कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। तो मैंने क्या करा, कैपिटल में जो पहले बैलेंस आ रहा था एक्स को देना था 1 लाख रुपए, मैंने करंट में भेज दिया और इकट्ठा कर दिया। तो मैंने कहा अब 50,000, 60 और 60, 170 तो हो गया करंट वाला पैसा और 1 लाख रुपए हो गया कैपिटल, तो यहां आ गया 2.70 लाख। समझ में आया? अब ये 2.70 लाख रुपए क्या करूंगा, बैंक से पेमेंट कर दूंगा और खत्म कहानी, लोन पेड 2,70,000। क्लियर हो गया नहीं हो गया? इकट्ठा पे करना है, ऐसा नहीं कि 170 करंट का नाम से अलग पे कराओ और कैपिटल के नाम से 1 लाख रुपए अलग पे कराओ। या तो आप 170 को उठाकर कैपिटल में भेज दो या कैपिटल वाला बैलेंस उठाकर यहां भेज दो। सिर्फ ये उसके साथ करना है जो रिटायरिंग पार्टनर जिसको पैसा पे हो रहा है, और जिसको पैसा पे नहीं हो रहा करंट का बैलेंस अलग निकालो उसका, कैपिटल का बैलेंस अलग निकालेंगे उसका। क्लियर है नहीं है? देखो ये इनको पे नहीं हो रहा था तो इनका कैपिटल का बैलेंस अलग लिखाएंगे, कैपिटल में इनका पैसा इतना पड़ा है और करंट में इसका पैसा इतना पड़ा है, इसको अलग शो करेंगे। तो टू बैंक अकाउंट, टू बैलेंस सीडी। तो यहां पर कितना आया 75 और 60, 75 प्लस 60, ये आ गया 135, 1.35 लाख, 135 और यहां पर 60 गए तो 75,000 वापसी यहां पर आ गया। इसके बाद यहां पर 25 और 60, ये आ गया 85,000
ये आ गया 85,000 और 60 गए तो आ गया 25,000। क्यू में नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि क्यू का किसी भी चीज से करंट अकाउंट नहीं बढ़ा, उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ा है। तो अब मेरे को पता चल गया, समझ में आया किस तरीके से करना है। जो पार्टनर जा रहा है, जिसको पैसे देने हैं, उसका अकाउंट को ट्रांसफर करा जाएगा, या तो कैपिटल से करंट में, करंट से कैपिटल में, फिर इकट्ठा पे करा जाएगा। और बाकी जो पार्टनर है यहाँ पर पहले से, उनका कोई बैलेंस ट्रांसफर नहीं होगा, वो एज इट इज शो करेंगे उनका कैपिटल में कितना पैसा पड़ा है और करंट में कितना पैसा पड़ा है। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है। बैलेंस शीट बनाना खत्म हो गया क्वेश्चन। बैलेंस शीट सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों, कोई मुश्किल नहीं था, बस यहाँ पर फिक्स मेथड है, इसलिए आपको थोड़ी दिक्कत हुई। अगर ये फिक्स ना होकर फ्लक्चुएटिंग होता ना, सिर्फ कैपिटल अकाउंट होता, फिर तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होती, फिर तो इकट्ठा बन जाता कोई भी। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे आपको क्लियरिटी मिल गई है, मुझे पता है आपको समझ में आ गया है क्या समझाने की कोशिश कर रहा था मैं, कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका पैसा अलग अलग ना पे करके इकट्ठा पे करते हैं, और जो पार्टनर रिटायर नहीं होते, जो पार्टनर अब बिजनेस में है, उनका अलग अलग बैलेंस निकालते हैं। तो मैंने कहा कैपिटल अकाउंट बताओ कौन बचा, वाई, जेड और क्यू का, और करंट अकाउंट भी बना इसका। पर करंट अकाउंट जो है वो किसका है? सिर्फ और सिर्फ वाई और जेड का, क्योंकि क्यू का कोई करंट अकाउंट नहीं है। तो कैपिटल कितना है समझ में आ रहा है? अलग अलग बैलेंस निकाला। अब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका अलग अलग पेमेंट नहीं होती, उनको एक साथ मिलाकर पेमेंट होती है। तो कैपिटल का उसका बैलेंस करंट में ट्रांसफर करो, जोड़कर पे कर दो। क्लियरिटी मिल गई है? ठीक है। तो मुझे बताओ 75 और 25 है करंट अकाउंट में पैसा वाई और जेड का, तो यहां मेरा है 75,000 और यहाँ मेरा है 25,000 रुपये करंट अकाउंट में। ये हो गया 1 लाख रुपए करंट अकाउंट में, टोटल मिलाकर 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है फर्म के ऊपर, लाइबिलिटी 1 लाख की। और ये हो गया 1 लाख, 2 लाख और 1 लाख कैपिटल में। ये हो गया 1 लाख, 2 लाख और 1 लाख, ये हो गया अच्छा 4 लाख रुपए। तो कैपिटल में टोटल लाइबिलिटी इतनी, मतलब टोटल करंट और कैपिटल को जोड़ो तो 5 लाख की लाइबिलिटी है फर्म के ऊपर, जो कि एक्स वाई जेड की है, सॉरी वाई जेड क्यू की है। और यहाँ पर क्या क्या था जरा बताइए। और सर क्रेडिटर था, क्रेडिटर में कोई भी चेंजमेंट नहीं आया, क्रेडिटर में कोई भी चेंजमेंट नहीं आया, 1.5 लाख का। और याद करो बैंक लोन लिया था, लाइबिलिटी बढ़ गई थी। अच्छा, बैंक लोन लेने से लाइबिलिटी बढ़ी और कैश भी बढ़ा। कितने का लोन लिया था? 2 लाख रुपए का। आप चाहो तो बैंक अकाउंट बना सकते हैं अलग से, पर बैंक अकाउंट बनाने का कोई फायदा नहीं है, वो एक अलग अकाउंट जोड़ना है, वैलिड कर हो जाएगा। जितना बड़ा भी नहीं है बैंक में, इतनी सारी ट्रांजेक्शन नहीं है ना बैंक में, अलग से शो करके दिखाओ। लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, स्टॉक। लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, पूरा पूरा लिख लेगा, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर और बैंक। इनमें तो कोई भी चेंजमेंट नहीं है, बस बैंक के अमाउंट में चेंजमेंट है। ठीक है, पहले तो ऐसे लिख दो, 1, 2, 50, 1, 1, 1 लाख, 2 लाख, 50,000, 50,000 और 1 लाख। अब बैंक वाला बैलेंस देखो, बैंक में 1.5 लाख रुपए पड़ा था पहले से, सुनना ध्यान से, बैंक में पहले से 1.5 लाख रुपए पड़ा था, ठीक है सर, प्लस 1.5 लाख रुपए पहले से पड़ा था। 2 लाख का जब लोन लिया था तो पैसा बढ़ गया होगा सर, 2 लाख का मैंने लोन लिया तब पैसा बढ़ गया। जब नया पार्टनर एडमिट हुआ था तो वो 1 लाख रुपए कैपिटल का लेकर आ रहा था, और वो गुडविल का पैसा भी लेकर था 1,20, तो टोटल वो 2,20 रुपए, 2,20,000 रुपए लेकर आ रहा था। याद आ रहा है आपको? जब नया पार्टनर एडमिट हुआ था तो 1 लाख रुपए तो कैपिटल लेकर लेकर आया और 1,20 तो गुडविल का लेकर आया, और जो पुराना पार्टनर रिटायर हो रहा था उसको 270 का पेमेंट करा था। इसको माइनस कर देंगे और मेरा आ जाएगा, इसको माइनस कर देंगे, 270 का पेमेंट। ठीक है सर, इसको मैं अलग से शो करके दिखा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, अलग से दिखा दूंगा। 1,50,000, 2 लाख का लोन लिया था तब बढ़ गया, 2,20,000 रुपये नया पार्टनर लेकर आ रहा है, और 2,70,000 रुपये पुराने पार्टनर को दे रहे हैं, तो बैंक में जो पैसा बढ़ गया वो 3 लाख रुपये बचा। तो 3 लाख, 3 + 1, 3 + 1 + 2 + 1 और +1, ये आ गया सर आपके पास 8 लाख रुपए। ठीक है, 8 नहीं, ये स्टॉक 1 लाख रुपए का है, 50,000 का नहीं, 1 लाख रुपए का स्टॉक, 1 लाख रुपए का सर। यहाँ थोड़ी मिस्टेक होगी, देखो चेक करेंगे, स्टॉक 1 लाख का, 50,000 एक ही है ना। तो ये आ गया सर 8,50,000, इसका टोटल करेंगे ये भी आ जाएगा 8,50,000। वैसे अगर बैंक का बैलेंस लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हो, बैंक बैलेंस ओपनिंग आपको दे रखा है 1,50,000, इसमें ऐड करोगे बैंक लोन, बैंक लोन लेने से पैसा तो आया होगा, हाँ सर 2 लाख रुपए। इसके बाद ऐड करेंगे कैपिटल एंड गुडविल
ब्रॉट बाय क्यू पार्टनर। क्यू पार्टनर जो है वो कैपिटल और गुडविल का पैसा लेकर आया, दोनों मिलाकर कितना लेगा, कैपिटल का 1 लाख रुपए लगाए, गुडविल का 1,20,000 लेकर आया, टोटल 2,20,000 रुपये लेकर आया। इसका टोटल कर देंगे, इसको यह आ जाएगा 5,70,000 रुपये, जिसमें से कौन लेकर आ रहा है माइनस कर देंगे, अमाउंट पेड टू रिटायरिंग पार्टनर। अमाउंट पेड टू रिटायरिंग पार्टनर दैट इज एक्स, और कितना पे करा है सर, 2,70,000 रुपये। माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा सर, 3 लाख रुपये। यह है बैंक बैलेंस। क्लियर है, समझ में आया। तो बेसिकली इसके अंदर जो मेन ट्रीटमेंट होती है ना एडमिशन कम रिटायरमेंट में, वो मेन ट्रीटमेंट होती है सिर्फ और सिर्फ किसकी, गुडविल की होती है। आगे जाकर देखते हैं और कई क्या नई ट्रीटमेंट आती है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। सर आगे बढ़ते हैं। देखिए सर, पी क्यू आर वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 2:3:5। पी क्यू आर तीन पार्टनर है और तीनों पार्टनर का जो हिस्सा है वो 235 का है। आर पी जो है वो रिटायर हो रहा है 31/3/2013 को, और एक्स ज्वाइन कर रहा है एज अ न्यू पार्टनर ऑन अ सेम डेट। जिस डेट पर पी रिटायर हुआ उस डेट पर एक्स का ज्वाइनिंग हो रही है। न्यू रेशियो दे रखा है क्यू आर एक्स का 2:3:1। जो क्यू आर एक्स बच गया, क्यू बच गया, आर बच गया, और नया पार्टनर जो आया एक्स वो बच गया, और पी तो रिटायर हो गया। ठीक है सर। द बैलेंस शीट दे रखी है पी क्यू आर की, जो पुराने पार्टनर उनकी बैलेंस शीट गिवन है। देखो ये रहे, क्रेडिटर दे रखा है, लोन ले रखा है एक्स से लोन लिया था तो एक्स को पार्टनर ही बना लिया, कह रहा आ जा, जो तूने लोन दिया था वही तेरी कैपिटल होगी, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा बोलेगा। वो तो पढ़कर बचेगा। जनरल रिजर्व कैपिटल दे रही है तीनों को, कैश इन हैंड, कैसेट बैंक, डेटा, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी और बिल्डिंग। एक्स एडमिट इन द फ्लोइंग टर्म, एक्स को एडमिट करा गया, नीचे दी गई टर्म्स को ध्यान सुनेगा। कहता है मशीनरी वाज टू बी डेप्रिशिएट बाय 3,000, मशीनरी को 3,000 से डेप्रिशिएट करा गया। ठीक है, रिवैल्यूएशन है। बिल्डिंग को रिवैल्यू करी 30,000 रुपए की, स्टॉक रिटर्न ऑफ कर दिया 5,000 रुपए का, प्रोविजन बनाना 5% का। जनरल रिजर्व वुड बी अपोर्शन, अपोर्शन मतलब बांट दो, अपोर्शन मतलब बांट दो अमंग दी पार्टनर। जो जनरल रिजर्व है उसको ओल्ड रेशियो में बांट दो, अगर नहीं भी बोलता तब भी बांट देता। ठीक है। द फर्म गुडविल वाज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर ऑफ परचेज ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। कह रहा 2 ईयर ऑफ परचेज है और लास्ट 3 साल का एवरेज प्रॉफिट का 2 ईयर ऑफ परचेज निकालना है। द अमाउंट ड्यू टू पी वाज रिटेन इन अ बिजनेस एज अ लोन बट एक्स कैपिटल कंट्रीब्यूशन शुड बी 1/5 ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ। ओहो, कहता है जो अमाउंट देना है पी को वो लोन बिजनेस में रहेगा, एज अ लोन ट्रीट करेंगे, बट एक्स कैपिटल कंट्रीब्यूशन शुड बी 1/5 ऑफ द कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ क्यू और एक्स। को जो एक्स की कैपिटल है, एक्स का जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो 1/5 होगा एडजस्टेड कैपिटल ऑफ क्यू एन आर का। और सेम क्वेश्चन मैंने कराया था आपको। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अभी बता दूंगा इसका क्या है। हिज कैपिटल विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, जो हमारी जो एक्स की कैपिटल है वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। 8वां पॉइंट है, द गुडविल विल बी विप्ड ऑफ मतलब राइट ऑफ कर देना, विप्ड ऑफ मतलब राइट ऑफ कर देना फ्रॉम द बुक आफ्टर एक्स एडमिशन, एक्स के एडमिशन के बाद गुडविल को राइट ऑफ करा जाएगा। ठीक है। पार्टनर डिसाइड नॉट टू अल्टर द बुक वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी आफ्टर एडमिशन। मतलब पार्टनर कह रहे हैं कि भैया जो हमारी एसेट और लायबिलिटी उसको रिवाइज वैल्यू पे शो नहीं करना चाहता, अल्टर वैल्यू पे शो नहीं करना चाहता। अल्टर मतलब जो वैल्यू चेंज हो रही है उस पर शो नहीं करना चाहते। मतलब केस कौन सा है रिवैल्यूएशन का, जब भी हम रिवाइज वैल्यू पे शो नहीं करते तो हम क्या बनाते हैं, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट या एक स्टेटमेंट बना लेते हैं। दो तरीके होते करने के। ठीक, कहता है प्रॉफिट दे रखा है पिछले 3 साल का 20,000 प्रॉफिट है, ये लॉस हो गया 40,000, इसका एवरेज निकालेंगे और गुडविल निकाल देंगे। सो द नेसेसिटी अकाउंट में बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, नेसेसिटी अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ। ठीक है सर। अकाउंट में नेसेसिटी क्या होता है, एक रिवैल्यूएशन होता है, एक बैलेंस शीट पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट हो गया। सुनना, जब हमें वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट लायबिलिटी की रिवाइज वैल्यू पे शो नहीं करनी बैलेंस शीट पे, तो हम रिवैल्यूएशन नहीं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाते हैं। एक बार शो करते हैं रिवाइज वैल्यू पे और फिर उसको राइट ऑफ एड बैक करके खत्म कर देते हैं। बताया था एक क्वेश्चन में मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, अगर आपने शुरू से वीडियो देखी है तो मेरी। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, नहीं देखी तो मैं थोड़ा यहाँ पर समझाऊंगा आपको। ठीक है। सबसे पहले हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालते हैं। पहले मैं क्या निकालूंगा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। सबसे पहले एडमिशन कम रिटायरमेंट में गुडविल की ट्रीटमेंट करो, गुडविल का सारा निकालो पहले। तो क्या क्या गुडविल है, कौन कितना लेकर आएगा, उसको कितना देना है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, इजिकल टू क्या ऐसा 3 साल का 20,000, 15,000 का लॉस और 40,000 का प्रॉफिट। तो 20,000 प्रॉफिट है, माइनस कर देंगे 15,000 के लॉस को और 40,000 का फिर प्रॉफिट हुआ, डिवाइड बाय 3। 20,000 माइनस 15,000 प्लस 40,000,
ये आ गया 45,000 डिवाइड बाई 3, ये आ गया 15,000 रुपये। सर 15,000 रुपये तो आया एवरेज प्रॉफिट। और कितना ईयर ऑफ परचेज है? कहता है गुडविल ऑफ द वैल्यू 2 ईयर ऑफ परचेज है सर, 2 ईयर ऑफ परचेज, तो गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगी सर हमारे पास, गुडविल ऑफ द फर्म। एक साल में कितना प्रॉफिट कमाते हैं? 15,000 रुपये ऑन एन एवरेज, और आज से कितने सालों तक कमाएंगे? 2 सालों तक, तो 30,000 रुपये की गुडविल फर्म की। अब जरा ध्यान सुनना, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल फॉर रिटायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल फॉर रिटायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। मैं गुडविल का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ रिटायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आप लाइन लिख दीजिएगा, उससे पता चल जाएगा कि हाँ रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से गुडविल का ट्रीटमेंट हो रहा है। अब मुझे बताओ, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है पी, तो पी शेयर ऑफ गुडविल कितनी? जो पार्टनर रिटायर होगा उसकी गुडविल कितनी है? पी शेयर ऑफ गुडविल। तो मैंने कहा 30,000 रुपये सर टोटल गुडविल ऑफ फर्म है, और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर कितना था? ओल्ड शेयर कितना था जो पार्टनर रिटायर हो रहा है? पी क्यू आर का ओल्ड शेयर कितना है? 2:3:5, तो 2 3 2 5, 2/10 हो गया इसका। पी भाई पहला पार्टनर तो 2/10 हो गया, तो 2/10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 30,000 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ गया 6,000 रुपये। तो पी की जो गुडविल है वो 6,000 रुपये, पी अपनी गुडविल को सेक्रीफाइस कर रहा है, जा रहा है तो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो जो जिसको गेन हो रहा होगा पार्टनर को वो कंपनसेट करेगा। अच्छा मेरी बात सुनेंगे सर, गेनिंग रेशियो कैसे निकाले? भाई पी क्यू आर ये है, और पी जो पार्टनर जा रहा है उसके बाद जो कौन बच जाएगा? क्यू और आर बच जाएंगे, उसके बाद कौन बच जाएगा दोस्त? क्यू आर। तो क्यू और आर का गेनिंग रेशियो क्या होगा? ओल्ड ही। क्यू रेशियो आर का गेनिंग रेशियो क्या होगा? भाई ओल्ड ही गेनिंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्त? ओल्ड ही गेन बन जाएगा, क्योंकि जो पार्टनर जा रहा है वो ये नहीं बताया गया अभी क्यों को। जब हम रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं ना, तो फिर एडमिशन को बीच में नहीं लाते। फिर आप कहीं सोच रहे हो कि एडमिशन आ गया फिर यहाँ पर रुबाने पार्टनर, भाई रिटायरमेंट होने के बाद क्यू और आर बचे, क्यू और आर के बाद उन्होंने एग्री करा, फिर एक्स को एडमिट करा, ये है, समझ में आ रहा है? तो पी के रिटायरमेंट होने के बाद क्यू और आर बचा, जो पी 2/10 के शेयर के साथ जा रहा है उसमें से क्यू कितना सेक्रीफाइस कर रहा है और आर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है ये नहीं बताया। तो भाई जिस जो ओल्ड रेशियो थी उसी रेशियो में सॉरी गेन कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा हूं, गेन कर रहा है। जब पी पार्टनर जाएगा तो 2/10 हिस्सा अपना छोड़ कर जाएगा, तो 2/10 में एक्स का कितना क्यू का कितना शेयर होगा और आर का कितना शेयर होगा ये नहीं बताते, तो ओल्ड ही उतना शेयर हो जाता है, तो गेनिंग रेशियो आपके पास क्या आएगा? 3/5 ही आ जाएगा। तो ओल्ड ही गेन बन जाएगी, ओल्ड रेशियो ही गेनिंग रेशियो बन जाती है, अगर ये ना बताया जाए कि जो पार्टनर जा रहा है उसमें से क्यू को कितना गेन हो रहा है और आर को कितना गेन हो रहा है। जब ना बताए तो ओल्ड ही गेन बन जाती है, इस रेशियो में गेन कर रहे होंगे वो। तो भाई अब मुझे बताओ, एंट्री पास करेंगे, पहली एंट्री होगी भाई क्यू गेन कर रहा है तो क्यू की कैपिटल अकाउंट को कर देंगे कम। अब यहाँ पर फिक्स वाला कोई सिस्टम नहीं है तो कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, क्यू की कैपिटल अकाउंट कम कर देंगे, आर की कैपिटल अकाउंट कम कर देंगे, फ्लैक्चुएटिंग मेथड यूज कर रहे हैं दोस्तों ये। और 2 जो पार्टनर जा रहा है पी उसकी कैपिटल अकाउंट को बढ़ा देंगे क्योंकि उसको पैसा देंगे। तो पी को पैसा देंगे भैया 30,000 रुपये, इसमें से 30,000 में से हम इसका बांट देंगे 30,000 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 3, यह आ जाएगा 11,250 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, यह आ गया 18,750। तो क्यू को गेन हो रहा है 11,250 और आर को गेन हुआ 18,750, तो ये सेक्रीफाइस कर देंगे, कंपनसेट करेंगे पी को, तो पी को 30,000 मिल जाएंगे और इनकी कैपिटल कम हो जाएगी। ये तो हो गया ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल फॉर रिटायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अब करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल फॉर एडमिशन पॉइंट ऑफ व्यू। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल फॉर एडमिशन पॉइंट ऑफ व्यू। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल फॉर एडमिशन पॉइंट ऑफ व्यू। एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर लेते हैं। तो जो पार्टनर एडमिट हो रहा है वो कौन है? एक्स। तो एक्स कितने शेयर के साथ एडमिट हो रहा है पता है आपको? एक्स जो पार्टनर एडमिट हुआ उसका शेयर नहीं गिवन, पर नया पार्टनर नहीं शेयर गिवन है ना, क्यू रेशियो आर रेशियो एक्स, तो यह 2:3:1, तो 1/, तो 2 3 5 और 6, 1/6 के साथ एडमिट हुआ है ना, नई रेशियो गिवन है। तो एक्स जो एक्स जो एडमिट हो रहा है वो 1/6 शेयर के साथ हुआ, उनका न्यू रेशियो गिवन था तो न्यू के हिसाब से निकाल दिया मैंने 1/6। तो भाई एक्स शेयर ऑफ गुडविल कितना लेके आएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉड बाय एक्स कितना होगा? प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाय एक्स,
सर हम टोटल गुडविल लेंगे या वो उसमें माइनस कर देंगे? सर मैंने आपको फिर बताया था कि जब हम गुडविल लेते हैं तो टोटल गुडविल लेते हैं। क्यों? क्योंकि 30,000 रुपए में जो 6,000 रुपए पी की गुडविल है रिटायरिंग पार्टनर की, तो उसको पैसा दे दिया गया है, गुडविल नहीं लेके गया, वो पैसा गुडविल का जो हिस्सा था उसका उसके बदले का पैसा लेके गया है। तो गुडविल जो पैसा जिसने पैसा दिया क्यू और आर ने, अब ये गुडविल जो 30,000 है वो क्यू और आर की बच गई। अब क्यू और आर की जो 30,000 की गुडविल है उसमें से 16 छोड़ रहे हैं। तो 30,000 रुपए की टोटल गुडविल है फर्म की क्यू और आर की, इसमें से 16 हिस्सा छोड़ रहा है। कौन दे छोड़ रहा है? क्यू और आर छोड़ रहा है। किस मैनर में छोड़ रहा है ये नहीं पता, पर क्यू और आर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो 30,000 डिवाइडेड बाई 6, तो कितना हिस्सा सेक्रीफाइस कर रहे हैं? 5,000 रुपए अपनी गुडविल का सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और ये लेकर कौन आएगा? ये लेकर आएगा सर 1/6 एक्स पार्टनर, एडमिटेड पार्टनर। और ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी मुझे। अब कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा था? तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और क्या होगी सेक्रीफाइसिंग रेशियो? ओल्ड माइनस न्यू। अब न्यू तो मुझे गिवन है, पर ओल्ड मुझे गिवन है क्या? नहीं, हाँ ओल्ड गिवन है दोस्तों आपको। भाई क्यू के रिटायर होने के बाद ओल्ड रेशियो किसकी देखी जाएगी? ओल्ड रेशियो देखी जाएगी वाई पी क्यू और आर की। अब मुझे बताओ क्यू और आर की ओल्ड रेशियो क्या होगी? आप मुझे बताइए सर। वाई के पी के रिटायर होने के बाद जो ओल्ड रेशियो होती है वही नई रेशियो बन जाती है क्यू और आर की, रिमेनिंग रेशियो बन जाती है। मतलब पी रिटायर होने के बाद क्यू और आर की जो रेशियो बच जाती है वही न्यू हो जाती है। तो क्यू और आर की न्यू रेशियो आपके पास आ गई 3:5। अब ये ओल्ड कैसे बन गई? क्योंकि क्यू और आर की न्यू रेशियो तब तक रहेगी जब तक उन्होंने कोई पार्टनर एडमिट नहीं करा, और जैसे ही इन्होंने कोई पार्टनर एडमिट करा तो एक्स को एडमिट करा तो इनकी न्यू रेशियो बन जाएगी, फिर ये पुरानी हो जाएगी। देखो वाई के रिटायरमेंट, पी के रिटायरमेंट होने के बाद जो पार्टनर बच जाएंगे उनकी न्यू रेशियो हो जाएगी 3/5। ठीक है, ये न्यू हो जाएगी और यही गेनिंग हो जाएगी। पता है आपको, मैंने सिखाया रिटायरमेंट में पहला केस ये था ये। तो पी जब रिटायर होता है तो उसकी रिमेनिंग पार्टनर जो बच जाते हैं उनका नया रेशियो बनता है। फिर उस जो पार्टनर नए पार्टनर होते हैं पी क्यू और आर, जब तक नए पार्टनर जब तक एडमिशन नहीं हो रहा, जैसे ही उन्होंने एडमिशन करा तो क्यू और आर का जो रेशियो वो ओल्ड बन गया और नया पार्टनर जो है उसके साथ न्यू बन जाएगा। तो क्यू आर और एक्स ये बन जाएगा नया। समझ में आया? इसको ओल्ड क्यों लिखा? ओल्ड इसलिए लिखा क्योंकि एडमिशन होने के बाद जो पुराने पार्टनर बच जाएंगे वो ओल्ड हो जाएगा उनका, और नया पार्टनर के साथ वो नहीं हो जाएगी। तो क्या आएगा 3:2:1। समझ में आ गया? ये आपके पास क्लियर हो गया? नहीं हुई? बताओ सर बातें साइड में लिख लीजिएगा। तो ओल्ड माइनस न्यू, तो मुझे बताओ पी क्यू ने कितना सेक्रीफाइस करा और आर ने कितना सेक्रीफाइस करा है? तो ओल्ड आपके पास दे रखा है 3/8 माइनस आएगा 3/6, और ये दे रखा है 5/8 और माइनस आएगा सर ये 2/6। 8 6 जा 48, 6 3 जा 18 माइनस 38 24, 8 6 जा 48, 6 5 30, 8 दूनी 16। तो ये तो भैया यहाँ तो ये गेन करने लग गया। ये देखो 18 माइनस 24 आ जाएगा सर -6, तो -6/24 का इसको तो गेन हो गया सर, ये तो गेन करने लग गया। ये माइनस में आ रहा है सर तो गेन करने लग गया। और ये सेक्रीफाइस कर रहा है भाई 30 माइनस 16। भाई अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो लगा रहे हो और जो पॉजिटिव आता है वो आपका सेक्रीफाइस होता है और जो नेगेटिव आता है वो गेन होता है, मतलब जो सा फॉर्मूला लगाओगे उसका पॉजिटिव वो चीज़ होगी। ये आपके पास कर रहा है सेक्रीफाइस। अब ये वो केस बन गया मस्त वाला कि नए पार्टनर के एडमिट होने से पुराना पार्टनर भी सेक्रीफाइस कर रहा है, और हम इसमें क्या निकालते हैं? एक सेक्रीफाइस और जब एक गेन कर रहे हैं तो उसकी रेशियो फाइंड आउट नहीं करते, ये टोटल लगाते हैं। 48 आएगा, 48 48 ये टोटल लगाएंगे और ये टोटल गुडविल पे लगाते हैं। याद आया तो मैं भूल बार बार बताता हूँ जब भी ऐसा केस आता है कि जब किसी एक नए पार्टनर के एडमिट होने से पुराना पार्टनर भी गेन कर रहा होता है और एक सेक्रीफाइस कर रहा होता है, एक गेन कर रहा हो एक सेक्रीफाइस, तो फिर हम उसमें रेशियो फाइंड आउट नहीं करते। फिर रेशियो कैसे हो जाएगी? या तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी या तो गेनिंग रेशियो होगी। एक गेन एक सेक्रीफाइस की क्या रेशियो? इसलिए हम क्या करेंगे, ये टोटल रेशियो शेयर लगाते हैं, और ये टोटल जब लगाते हैं हम ये गुडविल पे लगाते हैं, टोटल गुडविल पे, उसके शेयर पे नहीं लगाते। इस पे मत लगा देना 5,000 पे, इस पे तब लगाते हो जब आपके सेक्रीफाइसिंग रेशियो या फिर गेनिंग रेशियो टोटल जब ये लगाना होता है 6/48 और 14/48 तब हम टोटल गुडविल लगाते हैं। तो मुझे बताओ किसने गेन किसने सेक्रीफाइस करा? आर ने। तो आर जो सेक्रीफाइस करा उसकी कैपिटल को बढ़ा देंगे। आर कैपिटल लगाओ, बढ़ा दो। पहले एंट्री पास करेंगे पैसा लाने की ना, पहले एंट्री पास करेंगे कि भाई बैंक अकाउंट से डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। सर ये कितना था? ये अभी निकालने के लिए हिंट दी थी। और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, पहले ये एंट्री होती है। अच्छा मुझे बताओ प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है? सर 5,000 रुपए। अब ये 5,000 रुपए कौन गेन कर रहा है? जो नया पार्टनर आ रहा है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल जो नया पार्टनर है वो 5,000 रुपए लेकर आएगा, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको ये 5,000 रुपए मिलेंगे।
ठीक है, जो नया पार्टनर है उसको 5,000 का फायदा होगा आने से, तो 5,000 रुपए जो सेक्रीफाइस करा उसको मिलेंगे। सेक्रीफाइस करना है, सिर्फ आर कर रहा है सेक्रीफाइस, सिर्फ आर कैपिटल अकाउंट को बढ़ा देंगे। आर सेक्रीफाइस करा 5,000 से, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, प्लस आर ने और सेक्रीफाइस करा दोस्तों, क्या आर ने 6/48 का क्यू को भी गेन हुआ, नए पार्टनर के एडमिट होने से क्यू को भी गेन हो रहा, तो क्यू की कैपिटल भी कम कर देंगे। और कितने से कम करेंगे भैया, देखो टोटल 30,000 रुपए था गुडविल, इसमें से 6/48 से बेनिफिट हो रहा है क्यू को, तो 30,000 डिवाइडेड बाई 48 मल्टीप्लाई बाई 6, ये आ गया 3750, तो 3750, और 3750 क्यों देगा, क्योंकि उसको गेन हुआ, और प्रीमियम फॉर गुडविल जो एक्स पार्टनर नया एडमिट हुआ है उसको 5,000 का फायदा हो रहा है, तो टोटल फायदा कितना होगा 8,750। तो 8,750 का सेक्रीफाइस कर रहा था आर पार्टनर, 8,750 सेक्रीफाइस कर रहा है टोटल, जिसमें से 5,000 दे रहा है बेनिफिट मिल रहा है उसको एक्स को नया पार्टनर को, और क्यू को इतना मिल रहा है। तो ये कैसे निकाल सकते हैं, 8,000 30,000 इंटू 14/48 कर लो, तब भी 8,000 ही आएगा, 14/48 इसका रेशियो, ठीक है सर। देखना 8,750 आएगा, 30,000 डिवाइडेड बाई 48 मल्टीप्लाई बाई 14, 8,750, ठीक है सर, क्लियर होगी बात। हाँ, अब एक्स कितना गुडविल कैपिटल लेकर आ रहा है ये भी निकालेंगे, तो ये एंट्री पूरी कर देंगे, ठीक है सर। ये समझ में आ गया कि जो नया पार्टनर है वो 5,000 रुपए गेन कर रहा था, और जो पुराना पार्टनर उसमें भी गेन हो गया था 3,700, तो आर को कैपिटल टोटल 8,750 का सैक्रिफाइस कर रहा है, तो उसको कैपिटल बढ़ा देंगे उसके। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद बनाता हूं एक मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। सुनना, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनता है, जब दोस्तों आपका एसेट एंड लायबिलिटी में रिवैल्यूएशन होता है, एसेट और लायबिलिटी में चेंज आता है, पर उस चेंज को हम अपनी बैलेंस शीट में शो नहीं करना चाहते, रिवाइज वैल्यू को हम अपनी बैलेंस शीट में शो नहीं करना चाहता। इफ रिवाइज वैल्यू of asset and liability is not shown in a balance sheet, then we have to prepare memorandum revaluation account. मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है जब आपकी रिवैल्यूएशन को, आप अपनी रिवैल्यूएशन रिवैल्यूड वैल्यू को, मतलब रिवाइज वैल्यू को अपने बुक्स अकाउंट में, मतलब बैलेंस शीट पे शो नहीं करना चाहते। इसके लिए मैंने एक तरीका और बताया था, आप मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट करके भी कर सकते हो, विदाउट मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट करके भी कर सकते हो। सी अब देखो कि रिवैल्यूएशन से कितना बेनिफिट अप हुआ, घट गया। मैं एक बार रिवैल्यूएशन अकाउंट फिर दोबारा बताता हूं, मैंने पहले ही बताया था, शायद आप देखा हो या नहीं देखा हो, इग्नोर इट। मैं दोबारा से सिखाता हूं कैसे बनता है। आप इसको वैसे भी कर सकते हो जैसे मैंने कंसेप्ट में बताया था आपको, कि जब रिवाइज वैल्यू पे शो नहीं करते, चैप्टर नंबर 3 में बताया था, चैप्टर नंबर 3 पे चेंज इन पीएसआर वाले चैप्टर में, जब हमने पर्टिकुलर अमाउंट, जब हम अपनी रिवाइज वैल्यू को अपने बुक्स अकाउंट में शो नहीं करते, तो हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, उसमें देखते हैं रिवैल्यूएशन का क्या इफेक्ट आया। उस इफेक्ट में जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है उसका शेयर, और उसमें उसके हिसाब से न्यू गेनिंग रेशियो के हिसाब से सैक्रिफाइसिंग रेशियो को बांट देते हैं। वैसा भी कर सकते हो और ऐसा भी कर सकते हो। ऐसा मुझे थोड़ा आसान भी लगता है, दोनों आसान है दोस्तों, कोई आसान मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो जैसे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं वैसे बना दो, फिर मेमोरेंडम कहां से चालू होगा मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाते हैं पहले बताओ। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट तब बनाते हैं जब एसेट और लायबिलिटी में कोई चेंजमेंट आता है, और उस चेंज को, इस रिवाइज वैल्यू को हम अपनी बुक्स अकाउंट में शो नहीं करना चाहते। अगर करना चाहते हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, नहीं करना चाहते तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है। तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए जैसे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे पहले वैसे बना दो, ठीक है सर। तो जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते पहले वैसे देखते हैं। तो मुझे बताओ मशीनरी मेरी कितने की है, 30,000 की। मशीनरी 3,000 से डेप्रिशिएट हो गई, तो मशीन की वैल्यू कम हो गई। तो मशीन की वैल्यू कम हो जाती है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं टू मशीन। 3,000 से मशीन की वैल्यू डेबिट करेंगे क्योंकि लॉस हो गया। इसका मतलब बिल्डिंग रिवैल्यूड होगी 30,000 की, पहले बिल्डिंग कितने की थी 10 की, अब कितने की होगी 30 की, तो मतलब 20,000 का बेनिफिट हो गया। तो बाय बिल्डिंग, तो प्रॉफिट को कहां डालेंगे, क्रेडिट साइड में 30,000। इसके बाद कहता है जी स्टॉक हमारा 5% से घट गया, स्टॉक की वैल्यू 10 घट गई 5 से, तो टू स्टॉक 5,000 से स्टॉक की वैल्यू घट गई। फिर अब कह रहा है कि देखो प्रोविजन बनाओ 5% अगेंस्ट द डाउटफुल। कोई पहले से कोई प्रोविजन बनाए नहीं बना, तो डेटर कितने कहते हैं 30,000 का। 30,000 का 5% निकाल लो सर आप, 30,000 का 5%, ये आ गया 1,500। तो 1,500 से प्रोविजन बनाएंगे तो लॉस होता है, प्रोविजन फॉर डीडी, प्रोविजन फॉर डीडी। फ्यूचर में हमें ये लॉस होगा, और फ्यूचर के लॉसेस को हम आज ही मान लेते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह से होता है ये, ठीक है। जर्नलिज्म को बांट देना वो तो ठीक है सर, चलो बांट देंगे। चलो ये तो क्लियर हो गया। एस की कैपिटल कितनी थी वो बताऊंगा, एस की कैपिटल कितनी है, यहां तक क्लियर हो गया। अब पहले क्या करो, आप इसका टोटल करके, इसका आप टोटल कर दो, जैसे आप करते थे रिवैल्यूएशन जैसे बनता था वैसे बना दो भाई। रिवैल्यूएशन आता बनाना ना, आप तो 30,000 रुपए का आपने टोटल करा और 30,000 रुपए का आपने यहां पर टोटल करा।
इसको हम यहाँ पर 30,000 से माइनस करेंगे, 30,000 माइनस 3,000 माइनस 1,500 और माइनस 5,000, ये आ जाएगा 20,500। और ये 20,500 बांट दो ओल्ड पार्टनर में, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कौन कौन है, पी, क्यू और आर। रिटायरिंग पार्टनर को भी तो मिलेगा, बताओ। रिटायरिंग पार्टनर जो जाएगा वो अपना रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लेकर नहीं जाएगा, तो रिवैल्यूइंग रिवैल्यूइंग जो रिटायरिंग पार्टनर है पी, उसको कितना मिलेगा, तो शेयर बता दो। उसका शेयर कितना था, 3:2:5, और शेयर कितना है जी, 235 है। 235 का मतलब 20,500 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 2, 4100 आ गया पी के हिस्से में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, डिवाइड बाई 2 से 3 6150 आ गया क्यू के हिस्से में, और 10,250 आ गया आपके पास आर के हिस्से में। तो एसेट की वैल्यू में और लायबिलिटी की वैल्यू में चेंजमेंट आने की वजह से नेट इफेक्ट आया, नेट फायदा हुआ 20,500। और ये फायदा किसमें बढ़ना चाहिए, पी क्यू आर में, जो पुराने पार्टनर थे रिटायरमेंट से पहले, बढ़ जाता उसमें। अब क्या करना है, क्योंकि हम ये रिवाइज वैल्यू शो नहीं करना चाहते, जब हम क्या करते हैं, ये रिवाइज वैल्यू जब हम शो नहीं करते हैं तो आइटम को रिवर्सल करते हैं। क्या करते हैं दोस्त, आइटम को रिवर्सल करते हैं। सर कैसे, यहां लिखते हैं बाय रिवर्सल ऑफ आइटम बीडी, रिवर्सल ऑफ आइटम ब्रॉट डाउन, और लिखते हैं टू रिवर्सल ऑफ आइटम। सर आइटम को रिवर्सल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम रिवैल्यूएशन, देखो ये क्या था, एक तरीके का रिवैल्यूएशन था, और जैसे हमने रिवैल्यूएशन में वैल्यू पुट करी तो हमारी एसेट की वैल्यू में रिवाइज आ गया, और हम चाहते हैं रिवाइज ना हो, तो जिस प्रॉफिट से आपने बढ़ाया था उससे कम कर दो, और जो लॉस आपने बढ़ाया था उसको घटा दो, तो एकदम नेट इफेक्ट नलीफाई कर दो, इफेक्ट को नल कर दो, ठीक है, इफेक्ट खत्म कर दो। आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट, जैसे आपने ऊपर जस्ट इससे ऊपर क्या है रिवैल्यूएशन, और जैसे आप रिवर्सल करते हो, रिवर्सल मतलब जो आपने प्रॉफिट माना उसको खत्म करो और जो लॉस माना उसको खत्म कर दो, जो भी नेट इफेक्ट होगा नेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सर नेट आ जाएगा ऑटोमेटिकली, कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। और इसको स्टेटमेंट वाइज भी कर सकते हैं आप, इसको स्टेटमेंट वाइज भी कर सकते हैं, मैं वो भी करा दूंगा अभी आपको, तो आपको पता चल जाएगा क्या होता है एक्चुअल में। रिवर्सल करेंगे तो रिवर्सल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे बताओ, ये जो आपका आइटम है डेबिट साइड में, इसको कर देंगे क्रेडिट साइड में। जो आपने लॉस मार्क्स को मान लो प्रॉफिट, जो आपने प्रॉफिट मार्क्स को मान लो लॉस, तो बिल्डिंग आ जाएगा यहाँ पर 30,000 रुपए का, मशीन आ जाएगा, स्टॉक आ जाएगा, और प्रोविजन आ जाएगा, और डाउटफुल डेट। मशीन कितने का सर, 3,000 था, स्टॉक 5,000 से घट गया था, और 1,500 से प्रोविजन था। तो हमने क्या करा, जो हमारी इनकम थी वो हमने खत्म कर दी, तो इफेक्ट खत्म हो गया, कोई रिवाइज वैल्यू नहीं, और जो हमारे लॉस माना था वो खत्म कर दिया। हम जानना चाहते हैं कि नेट इफेक्ट कितना आया था, बस इतना। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू, बाय लॉस ट्रांसफर टू, अब जो लॉस ट्रांसफर करेंगे ना, अब ये उन लॉस, इस लॉस को उस पर ट्रांसफर करेंगे जो पार्टनर अब बच गए हैं, जैसे क्यू, आर और एक्स। दोस्तों आपको मतलब पता है, मुझे पता है भूल गए होंगे, मुझे पक्का 100% पता है कि आप भूल गए हो रिवाइज वैल्यू का मतलब क्या होता है। यहां रिटायरमेंट हुआ, यहां एसेट की वैल्यू बढ़ गई, और एसेट की वैल्यू बढ़ी, लायबिलिटी वैल्यू बढ़ी, एसेट की घटी, लायबिलिटी घटी, मतलब रिवाइज वैल्यू आई। इस रिवाइज वैल्यू को हम क्या करते हैं, जब रिवैल्यूएशन अकाउंट रिवाइज वैल्यू को शो करेंगे तो हम रिटायरमेंट से पहले इसको बांट देते हैं, तो खत्म हो जाता है, कहानी खत्म हो गई। मतलब भाई जो प्रॉफिट पी क्यू आर को मिलना था वो मिल गया होगा। अब हम कह रहे हैं कि रिवाइज वैल्यू पर शो नहीं करेंगे, तो रिवाइज वैल्यू को शो ना करने की वजह से क्या हुआ, ना करने की वजह से जो प्रॉफिट रिवैल्यूएशन का होता है हमने बांटा नहीं, उसको क्या करेंगे, आफ्टर रिटायरमेंट बांटेंगे। जब आफ्टर रिटायरमेंट बांटेंगे तो यहाँ एडमिशन भी हो गया, तो पी क्यू एक्स के हिस्से में मिल गया, तो पी क्यू एक्स के हिस्से में आ गया। तो सर इसमें जो प्रॉफिट यहां होता, अगर हम रिवाइज्ड वैल्यू को चेंज करते, अगर हम रिवाइज वैल्यू को शो करेंगे, तो शो करने पे क्या होगा, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और जो भी प्रॉफिट होगा उसको बांट देंगे। तो भैया जो ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट मिलना चाहिए था वो मिल जाता है ना भाई। रिवैल्यूएशन इससे रिटायरमेंट से पहले जितना भी एसेट में बढ़ा या लायबिलिटी घटी, जो भी प्रॉफिट हुआ एसेट के चेंजमेंट और लायबिलिटी की चेंजमेंट की वजह से, वो पीक्यूआर का है। तो अगर रिवाइज वैल्यू को शो करना चाहते हो तो इसका मतलब आप रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को बांटना चाहते हो, बांट दो। अगर आप रिवाइज्ड वैल्यू को शो करना चाहते हो बैलेंस शीट पे, इसका मतलब होता है कि आपका जो प्रॉफिट हुआ ना रिवैल्यूएशन का, उसको रिटायरमेंट से पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड रेशियो में, ठीक। अगर आप रिवाइज वैल्यू को शो नहीं करना चाहते, तो रिवाइज वैल्यू को शो नहीं करना चाहते, इसका मतलब यह हुआ कि रिवैल्यूएशन
का प्रॉफिट आपने यहां पर रिटायरमेंट से पहले नहीं बांटा, रिटायरमेंट के बाद कभी जब रिवाइज वैल्यू पे शो करोगे तब होगा वो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बटेगा। अगर आप रिवाइज वैल्यू पे शो नहीं करना चाहते तो जो प्रॉफिट होता है रिवैल्यूएशन का वो नहीं बढ़ता। अब रिटायरमेंट हो चाहे एडमिशन हो वो नहीं बढ़ता, वो तब बटेगा जब रिवाइज वैल्यू पे जिस दिन शो करोगे उस दिन रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, उस दिन बटेगा। तो सोचो जो प्रॉफिट रिवैल्यूएशन का पीक्यूआर में बढ़ना चाहिए था वो प्रॉफिट कभी फ्यूचर में आके जाकर रिवाइज वैल्यू पे चेंज करेंगे तो पीक्यूएक्स में बढ़ जाएगा। तो वही ट्रीटमेंट देख रहे हैं कि अगर पीक्यूआर को मिलता तो इतना मिलता, और कितना मिल गया सर, पीक्यूएक्स को मिल गया। तो पीक्यूएक्स को मिलने से क्या हो गया सर, एक्स को बेनिफिट हो गया, जबकि एक्स का तो कोई रोल ही नहीं था इसमें, क्योंकि रिटायरमेंट से पहले वाली एसेट का रिवैल्यूएट करा, एक्स का कोई रोल नहीं था, एक्स को बेनिफिट हो गया तो एक्स के कैपिटल को कम कर देंगे, इसलिए कर रहे हैं। लॉस को ट्रांसफर करने का वजह क्या है कि क्यू आर और एक्स, क्योंकि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट पी को बटना चाहिए था रिटायरमेंट से पहले, रिवाइज्ड वैल्यू को शो नहीं कर रहे, इस वजह से रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को नहीं बांटा। समझ लो पहले चीज को, जब आप रिवाइज वैल्यू को बैलेंस शीट में शो करते हो तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बांट देते हो ओल्ड पार्टनर में, और वो उन्हीं का होता है। और जब आप रिवाइज वैल्यू को शो नहीं करते तो जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है उसको नहीं बांटते, उसको आगे जाकर कभी फ्यूचर में जब रिवाइज वैल्यू पे चेंज करोगे तब बांटोगे। अब सोचो आगे जाकर जब आप बांटोगे तो आगे तो पी नहीं है, क्यू आर और एक्स ही है, आगे कौन है, आगे है क्यू और आर एक्स। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जब भी आप वैल्यू करोगे तो इसमें बढ़ जाएगा तीनों में, और बढ़ना कितना चाहिए था, पी क्यू आर। अगर मैं रिवाइज पे चेंज करता तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इसमें बढ़ता, तो जो प्रॉफिट पी को मिलना था उसको नहीं मिला क्योंकि वो तो रिटायर हो गया। जो प्रॉफिट पी को मिलना था रिवाइज वैल्यू ना चेंज करने की वजह से वो बटा नहीं रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, और बटा नहीं तो पी को मिला नहीं। तो पी कह रहा है कि भैया जो रिवाइज वैल्यू आप शो नहीं करना था वो तो ठीक है, पर मेरा जो प्रॉफिट है मैं लेकर जाऊंगा, इसलिए कहा मेरा जो पी को प्रॉफिट मिलना चाहिए था, पी को कितना मिलना चाहिए था, देखो पी को मिलना चाहिए 4100, ये 4100 जो पी का बन रहा था ये 4100 पी को नहीं मिला क्योंकि हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाया, रिवाइज वैल्यू पे शो नहीं कर रहे, तो वो प्रॉफिट बटा नहीं पी में। तो ये किसमें बटेगा आगे जाकर, मेरा जो 4100 का हिस्सा है वो क्यू और आर और एक्स को मिल जाएगा। तो जितना क्यू और आर एक्स को मिलेगा उसका वो सैक्रिफाइसिंग काट देंगे, उसकी कैपिटल कम कर देंगे, क्यू और आर एक्स की कैपिटल कम कर देंगे और पी के हिस्से में बांट देंगे। और देखो नेट इफेक्ट दिखाता हूं, अभी यही करा है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, यही करता है। ये कहता है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन करता क्या है कि पहले बताता है कि कितना मिलना चाहिए था और फिर बताता है कि कितना हम उसको डिडक्ट कर लेंगे, पार्टनर कैपिटल में कितना काट लेंगे। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करते हैं, जब पहला वाला पार्ट होता है, दो पार्ट होते हैं इसके अंदर, पहला और एक रिवर्सल पार्ट। पहले पार्ट में क्या करते हैं कि हम जो प्रॉफिट कमाते हैं उस प्रॉफिट को बांट देते हैं ओल्ड पार्टनर में, जैसे रिवैल्यूएशन बनता था। ये पार्ट होता है कि हमें जानना होता है कि कितना प्रॉफिट पुराने पार्टनर का बनना चाहिए था, जो कि रिवैल्यूएशन रिवाइज वैल्यू पे शो ना करने की वजह से उनको नहीं मिला, इतना मिलना चाहिए इनको, ठीक है सर, और इतना मिलता तो इनकी कैपिटल इतने से बढ़ती, पर इतना इनको नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि रिवाइज वैल्यू पे चेंज नहीं करा। तो हमने कहा जो लॉस आया सर, लॉस कितना आएगा, उतना ही 20,500 का ही, क्योंकि सब चेंज एक ही है, 30,000 और 30,000। मैंने कहा अब ये 20,500 का जो भी प्रॉफिट होगा फ्यूचर में, ये लॉस नहीं है, अभी लॉस में लॉस को तो ये तो इफेक्ट को ये तो छीन रहे हैं, जो उनको फायदा होगा तो उनको डिडक्ट कर रहे हैं। लॉस का मतलब ये है कि जो फायदा रिवाइज वैल्यू करने पर फ्यूचर में जब रिवाइज वैल्यू करेंगे तो जो पार्टनर बचे होंगे उनको मिलेगा, पी क्यू आर एक्स को जब उनको मिल जाएगा तो उनसे ले रहे हैं, ये है मतलब इसका। 20,500 को जब मैं बांट दूंगा तो न्यू रेशियो आपको दे रखी है 3:2 की, तीन में बढ़ जाता। ये 20,500 किसमें बढ़ जाता, 2:3:1 में। तो 20,500 इंटू 231 का मतलब हो गया 6 और 231 नया पार्टनर है 231 ना, मल्टीप्लाई बाय 2। एक मिनट रुक जाए, 30,000 थोड़ी ना ये दोस्तों, यहाँ गलती होगी। बिल्डिंग 10,000 रुपए की थी, रिवाइज्ड वैल्यू 30 हो गई तो 20,000 से बढ़ी ना, एक बार आप इसको ठीक कर लीजिए। ये 20,000 आना था यहाँ पर, बिल्डिंग 20,000 से बढ़ी है, यहाँ 10,500 आ जाएगा, 10,500 हो जाएगा, ये 20,000 से बढ़ा है ना, ठीक है सर, थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा आप इसको। बिल्डिंग जो है वो 30,000 से बड़ी है, तो पहले 10,000 थी अब 30,000 हो गई, तो इसका मतलब बिल्डिंग 20,000 से इंक्रीज हुई। तो यहाँ 20,000, यहाँ 20,000 और ये 20,000 और ये आ गया 10,500, ठीक है सर, लॉजिक क्लियर है। अच्छा इसको भी थोड़ा ठीक कर लो आप, क्योंकि ये भी चेंज हो जाएगा। 10,500 को बांट देंगे 3:2:5 में, 235, 10,500 डिवाइड बाई 10,500 डिवाइड बाई 10,
मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ गया 2100 रुपये। ये आ गया 2100 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ गया 3150, ये आ गया 5250। मतलब पी का हिस्से में इतना आना चाहिए था, क्यू के हिस्से में इतना, आर के हिस्से में इतना, ठीक है। अब इनके पैसा लेंगे, इनसे छीन लेंगे, तो क्या आएगा, रेशियो क्या था, 2:3:1। नया रेशियो क्या है, जो पुराने अब नए पार्टनर बच गए, क्यू आर एक्स 2:3:1, तो 6 से डिवाइड करेंगे 10,500 को, मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ गया 3500, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ गया 5250, और डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1, ये आ गया 1750। अब आपको दिखाऊं मैं एक चीज़, मुझे अब वाला अकाउंट बनाकर दिखाना नहीं पड़ेगा, सो करके अलग से अल्टरनेटिव बेसिस पर दिखाना नहीं पड़ेगा, मैं ऐसे ही समझा दूंगा आपको। देखो ये है रिटायरमेंट, मान लो यहाँ रिटायर हुआ पार्टनर, अगर मैं रिवाइज्ड वैल्यू पे शो करूं, रिवाइज्ड वैल्यू पे शो करूं बैलेंस शीट के अंदर, तो भैया जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होता है वो बढ़ता है, ठीक है। और बटेगा तो पी को बटेगा, और क्यू बटेगा, और आर में बटेगा। तो भाई पी में, क्यू में और आर में बढ़ता तो ये 2100 मिलता, ये 3150 और 5250 इतना बन रहा था, क्योंकि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट था 10,500 टोटल। अगर आप रिवैल्यू, लास्ट बात समझो, ध्यान समझो, अगर आप रिवैल्यू कौन समझाना, रटवाने का तो मेरे को समझ सिंपल रटवा दिया मैंने, कहा भाई रटवाने का कोई सिस्टम नहीं है इसके अंदर, सिंपली मैंने कहा कि भाई आपने रटना चाहते हो तो आप ऐसे रट लो भाई। आप क्या करोगे, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, और जो रिवर्सल करने के बाद उसको जो पार्टनर बच जाएंगे, चाहे वो नया पार्टनर एडमिट होने के बाद जो भी पार्टनर बच जाएंगे उसमें बांट दो ओल्ड रेशियो में, उनके न्यू रेशियो में, बस। मजा नहीं आएगा ना, ऐसे मजा तब आएगा जब हम कौन सा सीखें। देखो अगर आप रिवाइज वैल्यू पे शो करते हो, उसका मतलब होता है कि जो भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होता है वो पुराने पार्टनर में बढ़ जाता है, ये मतलब हुआ। और अगर आप रिवाइज वैल्यू पे सोनी, नो रिवाइज्ड वैल्यू, नो सोन इन रिवाइज वैल्यू, अगर आप रिवाइज वैल्यू पे शो नहीं करोगे तो जब भी कभी भी, जब कभी भी रिवाइज वैल्यू पे शो होगा, जब कभी भी रिवाइज वैल्यू पे शो होगा, तो जो पार्टनर उस टाइम होंगे उन पार्टनर में वो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो अब पी क्यू आर, तो पी तो रिटायर हो गया, पी तो रिटायर हो गया। अब जब कब आपने रिवाइज वैल्यू पे शो करा तो इतना मिलना चाहिए था, ठीक है, रिवाइज वैल्यू पे शो करा तो इतना मिलना चाहिए था, इतना बनता था उसको। अगर रिवाइज वैल्यू पे शो करते तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इतना इतना बढ़ जाता पार्टनर में। क्योंकि आप रिवाइज वैल्यू पे शो नहीं कर रहे, इसलिए ये प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा। ये प्रॉफिट तब बढ़ता है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट तब बढ़ता है जब कभी भी आप रिवाइज वैल्यू पे शो करोगे। तो फ्यूचर में जब आपने रिवाइज वैल्यू पे शो करा तो फ्यूचर में 3 पार्टनर थे, जिस टाइम वो 3 पार्टनर थे, एडमिशन भी हो गया था उसी टाइम, जिस टाइम रिटायर हुआ उस टाइम एडमिशन भी हो गया। और फ्यूचर में जब आप इसको रिवाइज वैल्यू पे शो करोगे तब वो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जो होगा वो बांटोगे, वो भी जो पार्टनर है उसमें। तो कौन कौन बढ़ जाएगा भाई, क्यू में बढ़ जाएगा, आर में बढ़ जाएगा, और एक्स में बढ़ जाएगा। तो किस रेशियो में, जो रेशियो चल रहा होगा उस टाइम पे, रेशियो चल रहा है 3:2:1, सॉरी 2:3:1 चल रहा है, तो 3500, 5250 और 1750। अब मेरी बात समझना, अब जब आप इसको कंपेयर करोगे तो देखना क्यू को कंपेयर करो, क्यू के हिस्से में एक्चुअल में कितना आना चाहिए था। अगर मैं रिवाइज वैल्यू पे शो करता तो क्यू के हिस्से में 3150 आता, और क्यू के हिस्से में आया कितना, 3500। तो जब मैं इसको कंपेयर करता हूं दोनों को, तो देखो अगर मैं रिवाइज वैल्यू पे शो कर देता तो क्यू के हिस्से में 3150 आता, और रिवाइज वैल्यू पे शो ना करने की वजह से जब फ्यूचर में रिवाइज वैल्यू चेंज शो करा, रिवाइज वैल्यू पे शो करना चाहा, और उस टाइम रेशियो चेंज होगी, रेशियो चेंज होने की वजह से क्यू को ज्यादा मिल गया, तो क्यू को मिलना चाहिए था इतना, और उसको रिवाइज वैल्यू पे शो ना करने की वजह से इतना उसको बन जाएगा, फ्यूचर में बन जाएगा, अभी नहीं फ्यूचर में बन जाएगा। ये सब ट्रीटमेंट मैं अभी कर रहा हूं रिटायरमेंट से पहले, मैं पहले ही अनुमान लगा रहा हूं कि अगर मैं अभी रिवाइज वैल्यू पे चेंज ना करूं, अगर करता हूं तो इतना क्यू को मिलना चाहिए, और नहीं करता तो फ्यूचर में क्यू को इतना मिलेगा। तो भैया क्या हो जाएगा, फ्यूचर को गेन हो रहा है यहाँ पर, तो देखो 3150 माइनस 3500, तो यहाँ आ गया आपका 350 रुपए, तो फ्यूचर में 350 रुपए का फ्यूचर में गेन हो जाएगा क्यू को, समझ में आ रहा है। सेम एज इट इज, सेम एज इट इज 5250 मिलना चाहिए था आर को, अगर रिवाइज वैल्यू पे चेंज करते, आज रिवाइज वैल्यू पे शो करते बैलेंस शीट में, तो 5250 बनता आर का। और फ्यूचर में कितना है, फ्यूचर में भी 5250 है, तो इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आया, ना तो उसको बेनिफिट हुआ ना कुछ हुआ, तो इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है भाई, उसको मिलना चाहिए था 5250, और फ्यूचर में जब नए रेशियो में बांटेंगे तो उसकी भी तब भी उसको 5250 ही मिलेगा, तो इसमें कोई फायदा नहीं हुआ, तो हटा दो। जबकि क्यू का अगर आप देखते हो तो क्यू को मिलना चाहिए था 3150 रुपए, और उसको मिल रहा है, फ्यूचर में मिलेगा। अगर रिवाइज वैल्यू पे, जब भी रिवाइज वैल्यू पे शो करोगे तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बांटोगे तो फ्यूचर में उसको इतना मिल जाएगा। तो आज देख रहे हैं कि भाई अगर आप ये आज ना बांटकर फ्यूचर में बांटते तो फ्यूचर में 350 का बेनिफिट हो जाएगा क्यू को। और सोचो
एक्स को जो चीज मिलनी नहीं चाहिए था, क्योंकि रिवैल्यूएशन एसेट की लायबिलिटी बढ़ना, एसेट लायबिलिटी बढ़ना घटना, ये सब पुराने पार्टनर का होता है। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट पुराने पार्टनर का होता है। ये नया पार्टनर को क्यों मिल रहा है? इसका तो कोई रोल ही नहीं है, तो बाद में एडमिट हुआ है, इसका तो कोई रोल ही नहीं है। तो इन केस के अंदर 1750 में जो एक्स्ट्रा इसको मिल गया, इसको मिलना ही नहीं चाहिए था। तो इसको गेन हुआ पूरे 1750 से, क्यू को गेन होगा 350 से। तो देखो क्यू को गेन हुआ 350 से और इसको गेन हुआ 1750 से, ये तो था ही नहीं भाई। प्रॉफिट तो किसका था? पी क्यू आर का। तो एक्स तो कैसे मिल जाएगा सर? एक्स तो नया पार्टनर हुआ है ना। ये तो वो रिवैल्यूएशन एसेट की बात कर रहे हैं जो रिटायरमेंट से पहले का है, और रिटायरमेंट से पहले के पी क्यू आर पार्टनर थे, एक्स तो था ही नहीं। तो एक्स पार्टनर को भी मिल जाएगा अगर मैं आगे जाकर बांटूंगा ये प्रॉफिट को, इसलिए एक्स को इतना गेन हो जाएगा। तो टोटल गेन देख लो कितना हो गया, 1750 और प्लस 350, ये आ गया 2100 रुपए। अब चेक कर लो, जो पैसा पी को मिलना था रिवाइज वैल्यू पे पी को ना मिलने की वजह से, उस पी को सैक्रिफाइस करके जाएगा। पी रिटायर हो रहा है तो पी कहेगा नहीं भाई कि भाई आप रिवाइज नहीं कर रहे, आपकी मर्जी, पर मेरा जो पैसा बनता था रिवैल्यूएशन वो मुझे दे दो। पर ये कौन देगा? ये निकाला कि ये देगा क्यू और एक्स, क्योंकि इनको फ्यूचर में बेनिफिट हो रहा है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं हम। चेक करना आया समझ में? ये समझो कि इतना पी क्यू आर को मिलना चाहिए था अगर रिवाइज वैल्यू पे चेंज करते, और इतना रिवाइज वैल्यू पे ना चेंज करने की वजह से फ्यूचर में जब भी हम इसको बांटेंगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को, तो क्यू के हिस्से में इतना, क्यू आर के हिस्से में तो एस के हिस्से में इतना आ जाएगा। तो अब क्या करें? अब आप कंपेयर करोगे तो देखोगे कि पी को जो 2100 रुपए पी को नहीं मिला फ्यूचर में, क्योंकि वो रिटायर हो, तो 2100 रुपए पी लेकर जाएगा रिटायरमेंट के टाइम पे। तो ये 2100 रुपए जो पी लेकर जाएगा, ये 2100 रुपए का फ्यूचर में किसको बेनिफिट होगा? क्यू और एक्स को। आर को नहीं हो रहा, देखो 5250 और 5200, आर को नहीं हो रहा, किसको हो रहा है? क्यू और एक्स को। और कितना? क्यू को 350 रुपए और एक्स को 1750 रुपए। तो इसमें एक एंट्री पास करी जाएगी। ये डायग्राम आप बना लीजिएगा, ये डायग्राम बना लीजिएगा, तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। एंट्री क्या होगी कि भाई जो पी पार्टनर है उसकी कैपिटल बढ़ा देंगे और किस पार्टनर को? क्यू की कैपिटल कम कर देंगे। क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट, कम कर दो कैपिटल, क्योंकि फ्यूचर में इसको 350 का फायदा होगा, आज ये कंपनसेट करेगा। और एस कैपिटल कम कर दो, क्यों एस को भी फायदा होगा फ्यूचर में 1750 का, उसको तो कुछ भी हिस्सा नहीं था उस रिवैल्यूएशन एसेट प्रॉफिट में, उसको 1750 मिल जाएगा क्योंकि वो पार्टनर है। ठीक है, और किसको लॉस हो जाएगा? भाई पी पार्टनर को। और सर वो कहां गया? आर। सो उसको फ्यूचर में कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा, जितना उसको मिलना था फ्यूचर में भी उतना ही मिल रहा है, तो उसको जो बेनिफिट ही नहीं हो रहा तो उससे कंपनसेट क्यों करवाए? 2100 रुपए। क्लियर हो गया या नहीं हो गया? इसलिए बनाते हैं रिवैल्यूएशन, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो पता चल जाता है कि एंट्री। अगर आप ये नहीं बनाना चाहते तो स्टेटमेंट वाइज करके कर सकते हैं। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना था सर? जो भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट था 10,500, इस 10,500 में 10,500 जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आएगा, पहला स्टेप होता है हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकालना। ठीक है, दूसरा स्टेप होता है कि जो पार्टनर जा रहा है उसका हिस्सा कितना। तो भाई पार्टनर कौन जा रहा है? रिटायरिंग पार्टनर पी, तो पी का हिस्सा 10,500 का अगर मैं पी के हिस्से में निकालूं तो 10/2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2100 रुपए। 10,500 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 2, 2100 रुपए। ठीक है, पी का हिस्सा में इतना मिला। अब ये 2100 रुपए फ्यूचर में कौन करेगा? तो हम निकालते हैं फिर सैक्रिफाइस गेनिंग रेशियो। क्या निकालते हैं? गेनिंग रेशियो। और जब हम गेनिंग रेशियो निकालते हैं तो एक्स और क्यू और एक्स को गेन होता है, क्यू और एस को गेन होता है, और वो कितने का होता है? 350। और ये गेनिंग रेशियो निकालेंगे और गेनिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो एस का, क्यू का 350 और इसका 1700 डायरेक्ट आ जाएगा। तो एंट्री पता चल जाएगा कि जो 2100 रुपए पी को मिलना चाहिए था वो क्यू और एक्स देंगे आज। तो ये इससे भी निकाल सकते हैं और इससे अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकालो, पी का शेयर निकालो, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो। जो पार्टनर गेन कर रहा है वो कंपनसेट करेगा, तो क्यू और एक्स गेन कर रहा है, जो उनका रेशियो आएगा, रेशियो अप्लाई करने पे 350 और 1750 आ जाएगा, तो आ जाएगा। तो क्यू और एक्स कंपनसेट करेंगे और पी को मिल जाएगा। तो ये ऐसा भी कर सकते थे। ये बड़ा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, पर बड़ा हो जाएगा क्योंकि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आपको निकालना ही पड़ेगा, है ना। तो दोनों सेम है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हो। आगे एंट्री समझ में? ठीक। अब बनाते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट कितने पार्टनर है सर? सारे पार्टनर जोड़ देंगे यहां पर। पी क्यू आर एक्स, पी क्यू आर एक्स, पी क्यू आर एक्स 4 पार्टनर है। पी क्यू आर एक्स सभी पार्टनर का बनता है, पी क्यू आर और एक्स। लिखेंगे बाय बैलेंस बी डी।
बताओ बैलेंस बीडी किस किस का था, पी क्यू और आर का था। समझ में आया ना मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर आप मेमोरेंडम नहीं निकाल रहे तो स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। स्टेटमेंट पहला स्टेप हमारा होता है, याद करो चैप्टर नंबर 3 खोलो और वहां पर वो रिवैल्यूएशन जहां कराया था ना कौन सा, उसका नॉन रिवाइज वैल्यू, वो पूरा स्टेटमेंट करना है आपको। रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाते मेमोरेंडम तो ऐसा कर सकते हैं, रिवैल्यूएशन का नेट प्रॉफिट निकालो 10,500, फिर पी का शेयर जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर निकालो, उसका शेयर निकालने के बाद जो गेनिंग रेशियो हो रहा है उनको पार्टनर को ढूंढो, उस रेशियो को लगा दो तो गेनिंग वाले पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे, पी को मिल जाएगा, बस खत्म। कॉन्सेप्चुअली सिखा दिया मैंने क्या होता है, ये क्या फायदा बेनिफिट होता है कि पी आज क्यों लेके जा रहा है, क्योंकि पी को अगर आप आज नहीं बांटोगे तो फ्यूचर में पार्टनर में बढ़ जाएगा और फ्यूचर में उनको बेनिफिट होगा, पी के का किसी और को मिल जाएगा, तो आज ही पी लेकर जाएगा, इसलिए एडजस्टमेंट करते हैं ये। अब सर पी की 10,000 15,000 15 20,000 10,000 15,000 और 20,000। सुनना जरा, एक्स कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है ये नहीं बताया, तो एक्स जितनी भी लेकर आ रहा है इसके लिए मैं बनाऊंगा वर्किंग नोट, इसके लिए बनाऊंगा वर्किंग नोट, और ये वर्किंग नोट में आएगा कि जो भी एडजस्टेड कैपिटल होगा उसके हिसाब से निकलेगा। सुनना, मैं अभी बताऊंगा एस टी का कंट्रीब्यूशन कितना है वो बताऊंगा, बहुत सिंपल सा, ये मैं आपको पहले ही बताया था मैंने एक बार, फिर दोबारा सीखेंगे। ये आ गया बाय बैलेंस बीडी और बाय बैंक अकाउंट करके इतना, ठीक है। इसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा आएगा, तो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा जो है वो अगर आप एंट्री को देखेंगे, एंट्री को, तो प्रीमियम फॉर गुडविल में 5,000, उसमें क्यू कैपिटल को भी बेनिफिट हो गया, तो आर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 8,750, तो आर जो सेक्रीफाइस कर रहा है आर वो 8,750 सेक्रीफाइस कर रहा है। 5,000 तो देगा कौन, 5,000 देगा प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से आएगा, कौन देगा अपना भाई वो जो नया पार्टनर है वो पैसा लेकर आया, और बाय और क्यू कैपिटल भी देगा, क्यू को भी फायदा हुआ 3,750 से, ठीक है समझ में आया। तो क्यू की कैपिटल कम कर दे, सर यहाँ पर एक्स की कैपिटल क्यों नहीं कम करते, यहाँ पर एक्स जो पैसा देगा 5 है, क्योंकि कैपिटल इसलिए कम नहीं करते, कैपिटल तब कम करते दोस्तों जब वो पैसा लेकर ना आए घर से, एक्स तो घर से बैंक से पैसा लेकर आया ना, तो कैपिटल क्यों कम करेंगे उसकी, क्यू तो ना पैसा लेकर आया, कहीं पर लिखा था क्यू का पैसा लेकर आया नहीं, क्यू को जो गेन हुआ उसकी कैपिटल से डिडक्ट कर लेंगे, इसलिए क्यू की कैपिटल कम करते हैं, क्यू की कैपिटल 3,750 से कम करेंगे, और किस लिए कम करेंगे, आर को पैसे देने की वजह से। सर एक्स की कैपिटल कम इसलिए नहीं हुई क्योंकि एक्स प्रीमियम का पैसा घर से लेकर आया था, इसलिए वो बैंक से लेकर आया, इसलिए एक्स की कैपिटल तो प्रीमियम के नाम से शो होता है, इसलिए समझ में आ गया। तो आप सोच रहे हो सर एक्स की कैपिटल में भी आना चाहिए, यहाँ पर 5,000 तो नहीं आएगा क्योंकि वो बैंक से पैसा लेकर आया है, जब नहीं लेकर आता कैपिटल से लेकर आता तब काटता उसकी कैपिटल को, ठीक है दोस्त। चलो इसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया, और क्या सा था, अब जो रिटायरिंग पार्टनर हो रहा है वो गुडविल लेकर भी तो जा रहा है, तो रिटायरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से निकाला था हमने, हाँ जी सर, रिटायरिंग पार्टनर को 30,000 की गुडविल, 30,000 थोड़ी ना मिलेगा, ये तो गलत कर दिया, 30,000 तो टोटल गुडविल है ना, तो पी किससे की गुडविल से आएगा, सॉरी दोस्तों पी के किसी की गुडविल है 6,000 रुपये, 6 से आएगा, गलती कर दी, 6,000 को 3/5 में 6,000 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 3 आएगा 2,250 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, ये आएगा 3,750, ठीक है जी। वो थोड़ी मिस्टेक होगी, आप जरा देख लीजिएगा, 30 पी का जो शेयर है 6,000 रुपये पी को मिल जाएगा, और क्यू और आर देंगे 2,250 3,5,750, पी की कैपिटल बढ़ जाएगी 6,000 से, पी कैपिटल 6,000 से बढ़ेगी, पर एक देगा 2,250 एक देगा 3,750, आर देगा और पी क्यू आर तो क्यू देगा 2,250, क्यू के कैपिटल से निकालेंगे 2,250 और आर कैपिटल से निकालेंगे 3,750, और टोटल पैसा मिल जाएगा 6,000 रुपये किसको, पी को, और क्यू की कैपिटल कम भी तो करेंगे, तो क्यू कैपिटल 2,250 से कम हो जाएगी, और आर कैपिटल 3,750 से कम हो जाएगी, तो 2,250 प्लस 3,750, ठीक। तो और ये किसको देने की वजह से कम हुई, ये देने की वजह से पी की कैपिटल को बढ़ाया, पी की कैपिटल को गुडविल का पैसा, पी जब जा रहा है उसको 6,000 का उसको गुडविल का पैसा मिलेगा, तो मिल गया, और किसने दिया, क्यू और आर ने दिया। क्लियर है सर, यहाँ क्लियर हो गया। इसके बाद जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड रेशियो में, तो जनरल रिजर्व को देखा 40,000 रुपये, ओल्ड पार्टनर थे पी क्यू आर, तो जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर का आएगा, टू जनरल रिजर्व 40,000 रुपये ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, तो 2:3:5 था, तो 40,000 डिवाइडेड बाई करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आ जाएगा 8,000 पी का हिस्से में, डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 12,000 और 20,000। भाई जनरल रिजर्व जो है वो ओल्ड पार्टनर में बटेगा ओल्ड रेशियो में, तो ओल्ड पार्टनर थे पी क्यू आर रिटायरमेंट से पहले, ठीक है, 8,000 12,000 और 20,000 रुपये, ठीक है। अब क्योंकि आपने मेमोरेंडम बनाया था, अगर आप मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट ना बनाकर वो वाला करते, स्टेटमेंट वाला करते, तो आपको ये एंट्री दिखानी थी, ठीक है। ये एंट्री आप तब दिखाओगे जब आप मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट ना बनाओगे, मेमोरेंडम नहीं बनाते
तो ये वाली एंट्री दिखाते, क्योंकि स्टेटमेंट बनाते तो स्टेटमेंट में एडजस्टेड एंट्री होती है, ये एंट्री नहीं दिखाओगे क्योंकि आपने मेमोरेंडम बना दिया। तो एक बार हम ये ट्रांसफर कर देंगे, एक बार हम ये ट्रांसफर कर देंगे, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एडजस्टमेंट एंट्री पास मत करना। क्यों दोस्तों? ये तो मैंने आपको बस समझाया है कि एडजस्टमेंट एंट्री होगी, कौन कितना सेक्रीफाइस करेगा। आपने कह तो दिया भाई, एक बार पार्टी कैपिटल बढ़ दी और एक बार घटा दी, तो ऑटोमेटिकली सर वो इफेक्ट आ जाएगा। सर देखना, पी क्यू आर की कैपिटल बढ़ा देंगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट की वजह से, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, और क्यू आर एस की कैपिटल घटा देंगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट की लॉस की वजह से। तो ऐसे बांटेंगे इसको, तरीका होता है, एडजस्टमेंट ऑटोमेटिकली होता है। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन करके 2100, 3150 और 5250, ये तो पहले कैपिटल बढ़ाई, ठीक है, पी को मिल गया 2100 पूरा। अब घटा दो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन लॉस, कितना घटाएंगे? एक तो 3500 घटाएंगे, देखो मिला कितना था 2100, सॉरी पी को तो ना क्यू आर एक्स को 3500 डाल दिया यहां पर। अब देखना ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया 5250 और 1750। अब चेक करो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। 5250 इसको मिलना था और सही में मिला, तो जितनी कैपिटल बढ़ाई इतनी घटा दी, खत्म हो गया, इसका कोई भी नल इफेक्ट नहीं हो। एडजस्टमेंट एंट्री है, एडजस्टमेंट एंट्री में इसका इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि इसको कोई कंपनसेट नहीं करेगा, इसको बेनिफिट नहीं हो फ्यूचर में। अब ये देखो 3150 रुपए की कैपिटल बढ़ाई, कैपिटल बढ़ाई 3150 से और घटा दी 3500 से, तो कितने से एक्स्ट्रा घटा दी? 350 से, तो यही तो घटानी थी क्योंकि उसको फायदा हो रहा था। और ऐसी कैपिटल 1750 से घटा दी क्योंकि इसको फायदा हो गया था पूरे 1750 से। इसी कैपिटल घटाएंगे और कैपिटल बढ़ा देंगे 2100 पे, तो 350 यहां घटाई, 1750 यहां, दोनों को मिलाकर 2100 बढ़ा दिया, ऑटोमेटिकली एडजस्टेड एंट्री हो गई। समझ में आ गया? और जब मेमोरेंडम बनाते हैं तो एडजस्टेड एंट्री पास नहीं करते, मेमोरेंडम के जो प्रॉफिट और लॉस को ट्रांसफर कर देते हैं, ऑटोमेटिक एडजस्टेड एंट्री हो जाती है दोस्तों। एडजस्टेड एंट्री तब पास करनी होती है जब मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का नाम बनाकर आप स्टेटमेंट वाइज सोल्व कर रहे हो। तो क्लियर है? समझ में आ गया? चलो इसके बाद अब आप कर देंगे टोटल। और कुछ तो नहीं दे रखा था? नहीं, और कुछ नहीं दे रखा था। टोटल करेंगे सर, इसको जोड़ देंगे 10,000 प्लस 2250 प्लस 3750, 16,000 प्लस 8,000 और प्लस 2100, यह आ जाएगा 26,100। 26,100। तो जो पी पार्टनर रिटायर हो उसको कितना बनता है? 26,100। तो उसको पैसा दे देंगे या लोन अकाउंट में डालेंगे? सर लोन अकाउंट में कहा था, तो पी लोन अकाउंट करके डालेंगे 26,100। क्लियर है या नहीं है? सही क्लियर है। तो पी को जो 26,100 देना है, टोटल पैसा मिलेगा पी को 26 और लेना कुछ नहीं था उससे, तो 26,100 जो बांटेंगे वो बैंक से नहीं देकर लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ऐसा कहा था क्वेश्चन में। 15,000 इसका है क्यू का, 15,000 प्लस 12,000 और 3,150, ये आ गया 30,150। यहाँ कर दो 30,150, इसमें से माइनस कर दो, माइनस 3500 माइनस 2250 और माइनस 3750, ये आ गया 20,650। 20,650, हाँ जी। तो यहाँ पर 20,650 आ गया। इसके बाद इसका टोटल कर लेते हैं सर, तो 20,000 प्लस 5,000 प्लस 3,750 प्लस 20,000 और 5,250, ये आ गया 54,000 रुपये, 54,000 रुपीज़। और ये 54,000 रुपये यहाँ पर आया, और इसमें से माइनस कर देंगे 3750 और 5250, ये आ गया 45,000 रुपये। यहाँ ले देंगे टू बैलेंस सीडी। अब इसको बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल, कहते हैं ना इसको एडजस्टेड कैपिटल। अब मेरी ध्यान सुनना, क्या लिखा था, ये लाइन पढ़ना जो मैं पढ़ा रहा हूं। कहता है एस कंट्रीब्यूट शुड बी 1/5, एक्स का कंट्रीब्यूशन क्या होगा? 1/5 होगा ऑफ दी किसका? ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, किसका? कंबाइन एडजस्टेड कैपिटल ऑफ क्यू और आर। वो कह रहा है एक्स का जो कंट्रीब्यूशन है, एक्स का जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, वर्किंग नोट बनाएंगे, कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, एक्स का जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ क्यू एंड आर है। क्यू और आर की एडजस्टेड कैपिटल का 1/5 शेयर है। ध्यान दीजिएगा, दोबारा लिखेंगे, एक्स कंट्रीब्यूशन विच 1/5 शेयर ऑफ किसका? कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ क्यू और आर। तो कंबाइन एडजस्टेड कैपिटल जो भी हो क्यू और आर की, यही तो निकालना था कि क्यू और आर की जो कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल है इसका 1/5। तो भाई कंबाइन कितनी है? 20,650 प्लस 45,000 रुपए इंटू 1/5, कितना आ जाएगा सर? 20,650 प्लस 45,000 डिवाइडेड बाई 5, यह आ गया 13,130 रुपए। तो एस कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 13,130 रुपए। नीचे एक नोट दे देंगे, नीचे एक नोट देंगे
यहां पर ये नहीं लिखा कि जो एक्स अपना कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर रहा है और जो प्रीमियम फॉर गुडविल का ले रहा है वो किस में लेकर आ रहा है। तो नीचे नोट देंगे कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल वी एज्यूम दैट, ऐसे लिखो। नोट में एजम्पशन लेनी पड़ेगी दोस्तों में, अगर आप एजम्पशन नहीं लोगे तो यहां पता नहीं चलेगा ना कि जो कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है नया पार्टनर वो किस में ले रहा है। तो वी एज्यूम दैट ये एजम्पशन दे दोगे तो आपका आंसर बिल्कुल 100% सही माना जाएगा। वी एज्यूम दैट, क्योंकि यहां पर बताया नहीं दोस्त, एजम्पशन में इसलिए मानते हैं जब हमें क्वेश्चन ना बताए। अब देखो वी एज्यूम दैट कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल brought by incoming partner brought by incoming partner in bank, brought by incoming partner through कैश या बैंक, थ्रू कैश या बैंक। तो मैंने ये एजम्पशन लिए, नीचे नोट देकर, बड़ा वाला नोट देकर इसको डब्बे में बंद करना और बता देना एग्जामिनर को कि भाई हमने इस क्वेश्चन में एजम्पशन ये मानी है कि जो नया पार्टनर आ रहा है, जो उसने कैपिटल लेकर आया 13,130 और जो प्रीमियम लेकर आ रहा है वो कैश या बैंक से लेकर आ रहा है, इसलिए मैं ये एंट्री पास करके दिखा रहा हूं आपको। यहाँ दे देना नोट, यहाँ दे देना वो नोट, ठीक है ना। इस एंट्री के बाद जब भी करोगे तो 13,130 रुपए तो ये लेकर आया किससे, 13,130 रुपए लेकर आया सर कैपिटल से, और कैपिटल लेकर आया और बैंक अकाउंट से 13,130 प्लस 5,000 रुपए, ये आ गया 18,130 रुपए। तो टोटल पैसा बैंक से ये लेकर आया, तो मैं इससे बैंक बढ़ा दूंगा। कभी कभी बुक में स्टडी मेट में ऐसा एजम्पशन नहीं दे रखा, उसने कुछ और एजम्पशन माना है। उसने ये माना है जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा है वो उसकी कैपिटल से निकालेंगे और जो कैपिटल वो लेकर आ रहा है वो लेकर नहीं आ रहा, उसका लोन नाम से चढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? मतलब आप नए पार्टनर एडमिट हो रहे हो तो मैंने कहा भाई लाओ कैपिटल लाओ, आप कह रहे हो कैपिटल नहीं है, मेरा लोन चढ़ा दो कि मैंने आपसे लोन लिया है, ये चढ़ा दो। ऐसा थोड़ी ना होता है सर, ऐसे मान के चला स्टडी मैट्रिमोनियल, गलत है ना ये। अब भाई माना है तो कर सकते हैं, बाकी मैंने एजम्पशन डाल दी यहाँ पर 100% सही है, एक पॉइंट भी गलत नहीं है दोस्तों। बैलेंस शीट 100% मैच करेगी। उनकी एजम्पशन मैंने बता दी आपको क्या मानी है। क्वेश्चन में ये नहीं बताया था कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो गुडविल और कैपिटल किससे से लेकर आ रहा है, मैंने माना बैंक से लेकर आ रहा है, उसने माना बैंक ही नहीं आ रहा, हमने उसका लोन नाम से चढ़ाया। ऐसे हमने कोई भी केस नहीं पढ़ा था एडमिशन के टाइम पे कि कभी कभी ऐसा होता है जो गुडविल का पैसा हमेशा, कभी तो कभी ऐसा होता है कि गुडविल का पैसा नहीं लाता पर कैपिटल का हमेशा लाता है। पूरे एडमिशन चैप्टर करके आया कि ऐसा केस नहीं पढ़ा, इन्होंने नया केस जनरेट कर दिया। ठीक है जी, अब मैं क्या करूं भाई, आप बताओ। तो भाई मैंने अपने तरीके से पढ़ाया, अब मैं यहाँ पर नई बातें पढ़ा देता, आप कहते हैं पता नहीं कौन सा कैसे ऐड कर दिया। ये मैं कैसे ऐड नहीं करा, ये स्टडी मेट ने ऐड करा, मैंने तो वही पढ़ाया जैसे पढ़ाता था। मैंने यहाँ पर एजम्पशन डाल दी कि जो कैपिटल नया पार्टनर आ रहा है, वो जो नया पार्टनर आ रहा है वो अपनी कैपिटल जो लेकर आ रहा है प्रीमियम लेगा, वो बैंक से लेकर आ रहा है, सिंपल सी बात। तो 5,000 13,130 टोटल 18,130 बैंक से लेकर आया, बैंक बढ़ गया। उन्होंने क्या माना है, उन्होंने कहा लेके ही नहीं आया कैश में कुछ। वो हम कह रहे हैं कि इसकी कैपिटल 13,130 से हमने लोन पे चढ़ा दिया और 5,000 रुपए कैपिटल से डिडक्ट कर लिया। मतलब आप नया पार्टनर एडमिट हो गए, आप कोई पैसा नहीं दे रहे, आपका एक कैपिटल नाम से लोन चढ़ा दिया, 13,130 रुपए आपसे लेने और प्रीमियम फॉर गुडविल आपकी कैपिटल से डिडक्ट कर रहे हैं। मतलब कुछ पैसा आया नहीं जेब के अंदर, लोन नाम से शो कर दिया कि आपसे लोन लेना है और 5,000 रुपए गुडविल उसी में से काट लिया। अरे ये क्या तरीका हुआ। ठीक है जी, चलो मैंने आपको बता दिया स्टडी मेट की प्रॉब्लम क्या है। ठीक है जी, मैं गलत नहीं कहूंगा, स्टडी मेट को गलत नहीं कह सकता क्योंकि ये तरीका भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि है नहीं। पर हमारे इंस्टीट्यूट की मटेरियल में हमारे कहीं पे आपने 12वीं क्लास में कहीं भी आपने पैटर्न पढ़ी होगी तो यहां पर कभी ऐसा नहीं बताया गया था कि ऐसा भी कोई केस होता है। ठीक है जी, ऐसा भी केस ना तो हमने पढ़ाया है ना बताया है, पर इंस्टीट्यूट ने नया केस क्रिएट कर दिया तो भैया फिर अलग बात है। मैंने आपको समझा दिया इंस्टीट्यूट ने क्या माना। इंस्टीट्यूट ने पता क्या कहा, इंस्टीट्यूट ने कहा कि भाई हमें जो नया पार्टनर आ रहा है ना क्यू, वो पैसा लेके नहीं आ रहा, उसके लोन अकाउंट से चढ़ाओ। तो क्यू पार्टनर का कहेंगे क्यू लोन अकाउंट करके चढ़ा देंगे कि हमें पैसा लेना है क्यू से, और किससे लेना है, एक तो क्यू के कैपिटल से लेना है और एक उसका प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से। तो 18,130 रुपए वो बैंक से लेकर उसके लोन अकाउंट में चढ़ा दिया। बस इतना सा करा है एक नया केस, मैंने आपको समझा दिया। बाकी आप एक बार स्टडी मेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हो देख लीजिए, बाकी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू 100% सही है और इतने से ही होना चाहिए। देखो वर्किंग नोट मैंने निकाला 13,130 रुपए, यहां डाल देता हूं 13,130 रुपए डाल दिया। अब 13,130 रुपए यहां टोटल आ गया और इसमें से 1,750 रुपए इसको आगे जाकर बेनिफिट होगा, इसको देना पड़ेगा। 13,130 माइनस 1,750 तो इसकी कैपिटल बन गई 11,380। आप चेक करना 100% बैलेंस शीट मैच होगी, बैलेंस शीट में इफेक्ट नहीं पड़ता इन चीजों का। भाई आप सोचो क्यों नहीं इफेक्ट पड़ता, बताता हूं। अगर वो पैसा बैंक से लेकर आता
तो एसेट साइड में बैंक बढ़ जाता, और अगर वो पैसा नहीं लगा उसके लोन अकाउंट में चढ़ाया तो ये लोन अकाउंट जो है हमारी लायबिलिटी तो ना हमारी एसेट है, क्योंकि हमें नए पार्टनर से लेना है, ये भी एसेट साइड में शो करेगा, इसलिए इफेक्ट आएगा नहीं। 18,130 रुपए अगर आप मानते हो कि पैसा बैंक से ला रहा है तो एसेट साइड बढ़ जाएगी बैंक नाम से, और अगर आप मानते हो कि मुझे क्यू से लेना है, उसको लोन अकाउंट में चढ़ाया कि हमने उसको एडवांस लोन दिया है एक तरीके का, तो 18,130 रुपए एडवांस लोन से दिख जाएगा, देखिएगा एसेट साइड में, इसलिए कोई भी बैलेंस शीट में इफेक्ट नहीं करेगा। समझ में आया? बस मैंने आपको बता दिया स्टडी मटेरियल क्या मान के कर रहा है और मैंने क्या मान के करा हुआ है, तो पता होना चाहिए ना कि अगर आप फ्यूचर में स्टडी मटेरियल देखो और आपको लग रहा है यार ये तो सर ने गलत करा दिया, स्टडी मटेरियल में सही है, क्योंकि स्टूडेंट क्या करता है ज्यादातर ये मान के चलता है कि स्टडी मेट ही सही होगा, तो मैंने गलत नहीं कहा स्टडी मेट को, जहां गलत होता मैं बता देता हूँ, यहाँ पर गलत नहीं है, हो सकता है एक नया केस कह सकता है भाई ये तो एग्रीमेंट के बीच का है ना, पार्टनरशिप के, भाई हमारे एक नया पार्टनर हमारा दोस्त है, हम दोनों का दोस्त है, एक नया पार्टनर ने कहा यार को पैसे तो नहीं है, मैं पार्टनर बनना चाहता हूँ, मैं पैसे दे दूंगा, अभी तो लोन नाम से चला दे, हो सकता है नहीं हो सकता, हो सकता है भाई, तो हमने चला दिया उसका लोन नाम से, पर ये नहीं कहूंगा कि गलत है इंस्टीट्यूट का मटेरियल, ठीक है, आप लोन नाम से चला दो, मैंने यहाँ पर एजम्पशन इसलिए लिख दी कि मैंने ये एज्यूम कर लिया, क्वेश्चन में नहीं दे रखा, तो मैंने कहा बैंक से पैसा लाया, बस आप एज्यूम मान लो कि उसने बैंक से पैसा नहीं लाया, तो हमने उसको लोन नाम में चला दिया, बस इफेक्ट ये हो जाएगा, तो लोन नाम से शो करने लग जाएगा, यहाँ बैंक की जगह शो करने लगेगा लोन नाम से, बाकी सारा वही ट्रीटमेंट, क्लियर है नहीं है? और स्टडी मेट में मैं देख रहा था इन्होंने गुडविल की ट्रीटमेंट भी अलग तरीके से करी है, आप उस तरीके की ट्रीटमेंट को फॉलो ना करें, मेरी वाली ट्रीटमेंट को फॉलो करिए, ठीक है सर? चलो बैलेंस शीट बनाते हैं और खत्म करते हैं क्वेश्चन को। एसेट और रिवाइज वैल्यू को हमें शो नहीं करना, उसका इफेक्ट हमने जो नेट इफेक्ट आता है जो पार्टनर जा रहा है उसका नेट इफेक्ट हमने ऑलरेडी शो करके दिखा दिया, एसेट और लायबिलिटी। तो भैया यहां पर बताओ कैपिटल, तो पी क्यू, पी नहीं है क्यू आर एस, ओ आर एस लिख देता हूं, क्यू आर एक्स, क्यू की कैपिटल कितनी है सर? 20,650, 45,000 और 11,380, 20,650, 45,000 और 11,380 सर, क्योंकि हमने एजम्पशन दे रखी है इसलिए एग्जामिनर पढ़ेगा एजम्पशन, तो वो पता चल जाएगा कि हाँ स्टूडेंट ने एजम्पशन अलग मानी है और स्टडी मटेरियल में उनके सजेस्टेड आंसर में एजम्पशन अलग है, तो वो आपका गलत नहीं करेगा, 100% गलत नहीं करेगा, एजम्पशन होती इसलिए दोस्तों, ठीक है सर? इसके बाद हमारा क्या क्या अमाउंट था? इसके बाद हमारे पास था आपके पास लायबिलिटी साइड में लोन फ्रॉम एक्स 50,000 रुपए, लोन फ्रॉम एक्स 50,000 रुपए, और क्रेडिटर आपके पास थे 50,000 रुपए के, अच्छा ये जो लोन दे रखा है ना लोन, अब समझ में आया कि स्टडी मेट ने ऐसा क्यों करा। दोस्तों ये लोन जो दे रखा है ना, लोन फ्रॉम एक्स 50,000 रुपए, मतलब ये हमने पार्ट किसी एक्स को, हमने एक्स को 50,000 रुपए देने थे, तो हमने कहा यार हमें देने ही है तो तुम्हारे लोन अकाउंट से ले लेते हैं हम, तो ऐसा करा उन्होंने, हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं तो वैसे भी गलत नहीं कह रहा था, पर ये तो और बढ़िया हो गया कि हमें किसी पार्टनर को, हमें किसी पर्सन को एक्स को 50,000 रुपए देने थे, फर्म ने 50,000 रुपए एक्स को देने थे, ठीक है? अब फर्म ने कहा कि भाई अब तुम्हें 13,180 तो वो लेकर आना और 5,000 रुपए गुडविल का लेकर आना है, तो हमने कहा तुम्हें ना तुम्हारे लोन अकाउंट से काट लेते, अब हम तुम्हें रिमेनिंग अमाउंट दे देंगे, तो ऐसा करा उन्होंने। तो 50,000 रुपए में से 50,000 रुपए में से हमने क्या करा, 13,130 और 5,000 रुपए उसका ले लिया, तो 31,000 हमने 870 रुपए लोन अकाउंट रिमेनिंग बच गया, ऐसा कर सकते हैं। मैंने दोनों तरीका बता दिया, जैसा आपको सही लगे वैसा कर लीजिएगा। लोन फ्रॉम एक्स में हमने उसने क्या करा, उसने कहा भाई हमें एक्स जो इसको पार्टनर से हमने लोन लिया था उसी को हमने, जिस पर्सन से हमने लोन लिया था 50,000 का, उस पर्सन को पार्टनर बना दिया। अब जो पार्टनर कह रहा है, हमने पार्टनर से कहा भाई तुम्हें 13,130 रुपए तो गुडविल उसका लेकर आना है और 1,750 रुपए, और सॉरी 5,000 रुपए आपको गुडविल का लेकर आना है। तो हमने कहा देखो सर ऐसी बात है, इतना आपको 18,130 रुपए लेकर आना है, तो आपके लोन अकाउंट में हम जो पैसा देना है 50,000 रुपए, उसमें से 18,300 रुपए नहीं देंगे, वो हमें काट लेंगे और बाकी रिमेनिंग आपको पे कर देंगे। तो 18,130 अगर आप वैसे शो करते लोन के, भाई लोन से काट लो, तो 18,130 रुपए हम यहाँ से काट ले, रिमेनिंग लोन बच जाता। इंस्टीट्यूट का मटेरियल का ये है, ठीक है सर? मैंने बता दिया आपको कैसे करना है, कर लो, इफेक्ट नहीं आएगा बैलेंस शीट के अंदर, फायदा नहीं है। देखो हमने यहां शो करा है ना, फिर हम यहां शो नहीं करेंगे, फिर उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर, तो कैपिटल कोई नहीं होगी, फिर लोन अकाउंट में कम कर देंगे, समझ में आ गया? ठीक है सर? तो यहां से आप लोन कम करोगे तो कैपिटल बढ़ जाएगी, ठीक है? और इफेक्ट मतलब एक जगह से कम कर रहे हो दूसरी जगह बढ़ा दे रहे हो, बात एक ही है।
भाई उसके लोन अकाउंट से हमने 18,000 रुपए कम करे, उसकी कैपिटल बढ़ गई ना, तो लोन कम हो गया, कैपिटल बढ़ गई, बस ये हुआ, पैसा नहीं आया उसके लोन जो हमें पैसा देना, तो उसमें से हमने कहा उसमें से कम पैसा दे देंगे, हम 18,000 रुपए कम दे देंगे और की कैपिटल अकाउंट बढ़ा देते हैं, तो 18 यहाँ से कम करके यहाँ बढ़ा दिया, कोई इफेक्ट नहीं आया। पर मैंने एजम्पशन की हमारी जो पैसा लेकर आया वो बैंक से लेकर आए, इतनी सी एजम्पशन मानी है, क्योंकि क्वेश्चन में बताया नहीं गया था साफ साफ कि क्या करना है। अगर क्वेश्चन में बताया था कि लोन अकाउंट से लिया गया तो मैं अलग से कर देता, तो आप कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो बताया है, ऐसा नहीं है कि नहीं बताया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। हिज कैपिटल विल बी ट्रांसफर फ्रॉम हिज लोन अकाउंट, कर लोगे आप, करोगे, करा दूं, बता रखा सर इसमें, तो मैंने ध्यान नहीं दिया वहां पर, तो एजम्पशन नहीं मानोगे तो चलेगा। आप लोन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे तो क्या कहोगे, यहाँ पर लिख दोगे लोन अकाउंट 13,130, बस इतना सा फर्क है, बैंक की जगह लोन से हो जाएगा और वहां पर लोन से हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार करके दिखा देता हूँ, पहले मैं ये वाला कर दूं कंप्लीट, फिर मैं दिखा देता हूँ कि कैपिटल अगर लोन अकाउंट में ट्रांसफर होती है तो किस तरीके से होता है। मेरी इसमें गलती ये है कि मैंने यहाँ पर उस वाला ये वाला पॉइंट पढ़ा नहीं कि उसकी जो कैपिटल है वो लोन अकाउंट से ट्रांसफर हो रही है, उसने बोल रखा है, तो अजम्पशन काम नहीं आएगी, पर कोई नहीं, कर लेंगे, ठीक है। चलो तो इसका टोटल कर लेते हैं। एसेट साइड बता दीजिए सर क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, अगर लोन अकाउंट से ट्रांसफर होता है तो कैसे ट्रीटमेंट होती है वो भी बता देता हूँ, दोनों करा देता हूँ। आपको दे रखा है सर कैश इन हैंड दे रखा है और कैश इन बैंक दे रखा है, तो कैश इन हैंड तो लिख दो 2,000 रुपये, और बैंक में अभी ट्रीटमेंट कर दूंगा, कैश इन हैंड 2,000 रुपये लिख दो, बैंक के अभी एडजस्टमेंट करेंगे क्योंकि पैसा आया था, मैंने मान के चलाऊँ। डेटर स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग एज इट इज छोड़ दो, डेटर स्टॉक मशीन और बिल्डिंग। मुझे बताइए डेटर कितने के है, 30, 20, 30, 10 एज इट इज, रिवाइज वैल्यू पे शो कर रहे नहीं है, तो 30,000, 20,000, 30,000 और 10,000। अभी मैं एक और बैलेंस शीट बना देता हूँ, और वो लोन अकाउंट से अगर हम कैपिटल ट्रांसफर करते हैं, एक नया तरीका है, केस नहीं कह सकते भाई बैंक से ना देकर उसने लोन अकाउंट से कटवा लिया अपने, ठीक है। बैंक अकाउंट में देखो, सबसे पहले 93,000 पहले से पड़ा था, प्लस मैंने मान के चला है कि जो नया पार्टनर आया है वो क्या करा है, वो नया पार्टनर जो आया है वो पैसा लेकर आया है, तो पैसा लेकर आया तो कितना है, 18,130 रुपये लेकर आया है, और कोई पार्टनर को पैसा वैसा दिया है, नहीं दिया, तो 93,000 प्लस 18,130 आ गया 1,11,130। चेक कर लेंगे एक बार, ये आ गया 2,03,130, 77,030 प्लस 50,000 और प्लस 50,000। हाँ जी, आगे सर एक यहाँ पर डालना भूल गया, जो रिटायरिंग पार्टनर होता है ना, पी लोन अकाउंट से शो नहीं करना था, पी जो रिटायरिंग पार्टनर उसको 26,100 रुपये देने थे, देखो पी जो रिटायरिंग पार्टनर को लोन अकाउंट में ट्रांसफर, लाइबिलिटी अभी पे नहीं करा तो लाइबिलिटी है, आगे आपके पास 2,03,130 मैच कर गया, ठीक है। अच्छा अब मुझे बता दो, ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया, अगर वो पैसा बैंक से लेकर आता तो ये ट्रीटमेंट हो गया। वो एक लाइन में ध्यान में नहीं रही, लाइन मेरे ध्यान में नहीं रही ये वाली, इसमें ये लिखा था कि क्या कह रहा है, हिज कैपिटल विल बी, जो एस की कैपिटल है ना, वो कैपिटल लेकर आ रहा है लोन अकाउंट से, वो कैपिटल लेकर आ रहा है किससे, लोन अकाउंट से, ठीक है सर। अगर वो कैपिटल लोन अकाउंट से लेकर आ रहा है ना दोस्त, तो इसके अंदर भी दो केस हो जाते हैं। पहला केस कि कैपिटल लोन अकाउंट से ले आ रहा है, गुडविल नहीं लेके आ रहा, ये नहीं बताया, ठीक है। और दूसरा केस कि हम मान के चले कि कैपिटल और गुडविल दोनों लोन अकाउंट से लेकर आ रहा है। पहले एक पर आता हूं, अगर कैपिटल और गुडविल दोनों लोन अकाउंट से लेकर आता है तो इस केस के अंदर क्या एंट्री पास करी जाएगी, मैं दिखा देता हूं, वैसे आप कर सकते हो मुझे पता है, ये एक अलग से आप ये केस करना, मैं बता देता हूं आपको। अगर कैपिटल और गुडविल ये एंट्री चेंज हो जाएगी, ये एंट्री में सिर्फ ये वाली एंट्री चेंज होगी। अगर मैं मान के चल रहा हूं कि कैपिटल एंड गुडविल दोनों लोन अकाउंट से ले रहे हैं, वैसे तो यहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ है सिर्फ कैपिटल, लोन गुडविल की बात ही नहीं करी, तो मान बता दे रहा हूं, क्या पता केस आ जाए, तो अब पढ़ रहे तो ढंग से ले लेते एक बार इसको। कैपिटल और गुडविल अगर दोनों लोन अकाउंट से लेता तो एंट्री होती, बीज लोन अकाउंट को हम कर देते कम, जो एक्स लोन अकाउंट को हम कर देते कम, क्योंकि इसका 50,000 का लोन है, हम कर दे लोन खत्म हो गया इतने से, क्योंकि तुम्हें पैसा लेकर आना है, और टू कैपिटल और टू गुडविल, ठीक है। ये एंट्री पास करते हैं कि लोन अकाउंट में हम कर देते 18,130 रुपए कम, और यहां पर दिखाते 13,130 रुपए गुडविल का लेकर आता, और 5,000 रुपए गुडविल का लेकर आता, और 13,130 रुपए कैपिटल लेकर आता, तो ये कहां जाता है, लोन अकाउंट में आता, तो 18,130 रुपए। अब जरा ध्यान सुनना, बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होता, पहले कैपिटल अकाउंट में ट्रीटमेंट होता, तो कैपिटल अकाउंट में जो ट्रीटमेंट होता वो यहां होता कि यहां बैंक अकाउंट की जगह क्या शो करने लग जाता, लोन अकाउंट शो करता, लोन अकाउंट, बीज लोन अकाउंट शो कर, एक्स लोन अकाउंट शो करता, ठीक है। और यहां पर 13,130 ही रहने देता, क्लियर, ये क्लियर हो गया। अच्छा लोन अकाउंट में कितना कम करेंगे, अब यहां पर क्या शो करता, यहां पर ये शो करता कि जो 18,000 रुपए, यहां पर क्या शो होता,
50,000 रुपए का टोटल लोन था, जिसमें से मैंने भी मान के चला हूं कि जो कैपिटल है और जो गुडविल है वो कहां से लेकर आ रहा है, लोन अकाउंट से। तो कैपिटल लेकर आया 13,130, 18,130 रुपए टोटल लेकर आया, 18,130 लेकर आया, तो यहां से 18,130 रुपए कम कर दिया। तो भैया 50,000 माइनस 18,130, तो ये आ गया सर 31,870। ठीक है, तो अब ये लोन अकाउंट से लेकर आया, तो बैंक से नहीं लेकर आया, तो बैंक में अभी पैसा नहीं बढ़ेगा, बैंक में भी ये कट जाएगा, यहां पर ये कट जाएगा, और कितना आ जाएगा, सिर्फ 93,000 आ जाएगी। अब चेक कर लेंगे, सिंपल सी बात है, जब वो लोन अकाउंट से ट्रांसफर करा तो लोन से कम कर दिया, बैंक से में बैंक थोड़ा बढ़ जाएगा, पैसा तो नहीं लेकर आ रहा है घर से। क्लियर हो रही है ना बातें आपको? मैंने भी मान के चला है कि गुडविल का पैसा और कैपिटल का पैसा कहां से लेकर आ रहा है, लोन अकाउंट से ले रहे हैं उसके, क्योंकि हमें तो देना ही था एक्स को, तो उसके लोन अकाउंट पे कम कर दिया 31,870, बैंक से पैसा नहीं आया, तो ये कट जाएगा ये लाइन, और ये लाइन करके 93 रह जाएगी। अब जोड़ लेंगे 18,130 में, यहां से माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 2,03,130। अब खुद ही समझदार हो यार, यहां से 18,130 रुपए कम हो गए और यहां से भी 18,130 रुपए कम हो गए, तो बैलेंस शीट बराबर हो जाएगी ना। तो आ जाएगी सर 1,85,000 और 1,85,000। क्लियर हो गया? समझ में आ गया कैसे करना है? अगर लिखा हो क्वेश्चन के अंदर, साफ क्लियरली लिखा हो, देखो अगर कुछ नहीं लिखा तो आप बैंक से अजम्पशन मान लेना। अगर लिखा हो क्वेश्चन के अंदर कि भाई लोन का जो कैपिटल है, अच्छा क्वेश्चन था, मेरा बस पढ़ा नहीं, ये वो मिस्टेक हो गई, पर मैं आपको बता रहा हूँ क्लियरली, इसके लिए मुझे सॉरी, माफ करना। अच्छा, जो मैं कह रहा हूँ, जो आपके पास जो लोन अकाउंट से ट्रांसफर करेंगे, अगर यहाँ लिखा है कैपिटल एंड गुडविल, तो ये ट्रीटमेंट हो जाएगी ये वाली। और अगर सिर्फ कैपिटल लिखा है तो क्या करते हैं, आप मुझे बताता हूँ, तो करते हैं, अगर लिखा हो कि भाई सिर्फ कैपिटल ही लेकर आ रहा है, गुडविल नहीं लेकर आ रहा है, तो ओनली कैपिटल लेकर आ रहा है लोन अकाउंट से, तो ओनली कैपिटल के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो एंट्री पास होगी, पहले कहेंगे बीज लोन अकाउंट, सुनना ध्यान से, बीज लोन अकाउंट डेबिट कर देंगे, और सॉरी बीज कहां से आ गया यार, एक्स लोन अकाउंट डेबिट करके एस कैपिटल को बढ़ा देंगे, कि हमने कहा जो तुम्हें 13,130 रुपए देने हैं ना, वो तुम्हारे लोन अकाउंट से काट लेते, क्योंकि हमें तो तुम्हें पैसा देना ही था, तो 13,330 रुपए अपना लोन कम कर देते हैं। अब गुडविल का पैसा नहीं लेकर आ रहा, तो गुडविल का पैसा जब नहीं लेकर आता तो क्या कहते हैं, उसकी कैपिटल से डिडक्ट कर लेते हैं। याद करो एडमिशन के केस 7-8 केस बताए थे, जब भी गुडविल का पैसा नहीं लेकर आएंगे तो कैपिटल जो होगी उससे डिडक्ट करेंगे। तो अब गुडविल का पैसा क्या करेंगे, कैपिटल से डिडक्ट करेंगे, तो एस की कैपिटल से क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे, एस कैपिटल अकाउंट को डिडक्ट कर देंगे गुडविल का पैसा, और किसको दे देंगे, एक सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर यहाँ पर एक था, तो क्यू आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि वो भी गेन कर रहा था। सिंपल सी बात मैं समझा रहा हूं कि अगर वो गुडविल का पैसा नहीं लेकर आता, कैपिटल सिर्फ लोन ट्रांसफर करेंगे, तो इसका जो कैपिटल में से गुडविल काट लेंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दे देंगे, तो ये 5,000 रुपए की कैपिटल से डिडक्ट कर लेंगे। सुना ध्यान से, 5,000 कैपिटल से डिडक्ट करेंगे, क्यू का वही 3750 और ये 8,750। अब इफेक्ट चेंज हो जाएगा। अब यहां पर प्रीमियम फॉर गुडविल हुआ करता था, यहां प्रीमियम फॉर गुडविल हुआ करता था, अब यहां एस कैपिटल हो रहा है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब यहां पर मेरा ये वाली ट्रीटमेंट जो होगी कैपिटल में भी चेंज हो जाएगा, और ये वाली ट्रीटमेंट तो कैपिटल में चेंज करी थी मैंने। देखो एस कैपिटल अकाउंट बढ़ा, एस कैपिटल अकाउंट बढ़ा 13,130 रुपए से, और ये एक्स लोन अकाउंट आ जाएगा इसकी जगह पर। क्लियर? बट ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, अब ये नहीं होगा। अब कहेंगे देखो प्रीमियम फॉर गुडविल करके यहां पर कहेंगे एस कैपिटल अकाउंट। क्या कहेंगे दोस्त? प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से शो करेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट, शो करके दिखा रहा हूं, एस कैपिटल अकाउंट शो कर देना कि भाई एस की कैपिटल से 5,000 रुपए कम हुआ, कि मैंने बताया था ना कि जब वो बैंक से घर से पैसा लेके आया तो कैपिटल कम नहीं करते। अब वो गुडविल का पैसा घर से नहीं लेके आया तो कैपिटल से डिडक्ट करा, तो अब यहां से 5,000 रुपए यहां और आ जाएगा, यहां 5,000 रुपए और आ जाएगा, तो एस की कैपिटल यहां पर शो करेंगे टू एस कैपिटल को, एस को देने, एक्स कैपिटल कम करी और किसको दे रहे हैं, आर को, तो आर कैपिटल करके, आर कैपिटल करके ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा दोस्तों, ऊपर दे रखा है, यहां 5,000 शो कर देंगे। क्लियर हो रही है चीजें? भाई मैं एंट्री पास कर रहा हूं। अब वो पैसा घर से ना लेकर आ रहा है, तो घर से लेकर आता तो प्रीमियम गुडविल शो होता, घर से नहीं लेकर आया भाई, उसकी कैपिटल से डिडक्ट करा, तो उसकी कैपिटल कम कर देंगे और 5,000 रुपए कैपिटल बढ़ा देंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब ये भी चेंज हो जाएगा। अब 11,380, 13,130 में से पहले 5,000 रुपए कैपिटल से उसकी गुडविल का काटेंगे पैसा, और 1,750 का जो बेनिफिट होगा तो आ जाएगा 6,380, ये आ जाएगा। क्लियर है? तीनों केस बता दिए मैंने। अब देखो जब 6,380 आएगा तो यहां पर कितना शो करेगा, यहां पर इसकी जगह पर सेव करेगा 6,380, ठीक है, ये इसकी जगह पर शो करने लगेगा, ठीक है, 6,380। अब जो 6,380 शो करेगा, और वो गुडविल से कितना ले आ रहा है, गुडविल से सिर्फ, अब यहां पर ये चेंज होके क्या आ जाएगा, 50,000 में से, मैं कंफ्यूज तो क्रिएट नहीं कर रहा ना आपको, क्लियर, बस जो मैं बता रहा हूं उतना उतना समझो, क्योंकि एक ही क्वेश्चन बता रहा हूं अलग से। 13,130 रुपए, सोचो लोन अकाउंट से सिर्फ कैपिटल ट्रांसफर हो, गुडविल नहीं, लोन अकाउंट से कैपिटल ट्रांसफर हो तो 13,130 रुपए आएगा, तो कितना बच जाएगा सर, ये 50,000 माइनस 13,130 रुपए, ये आ जाएगा 36,870 रुपए। देखो लोन अकाउंट से सिर्फ गुडविल ट्रांसफर हुआ है,
लोन अकाउंट सॉरी लोन अकाउंट से कैपिटल ट्रांसफर हुआ है तो सिर्फ 13,130 काटेंगे और 36,870 बच जाएगा इसकी जगह पर, ठीक है। और यहां पर गुडविल उसकी कैपिटल से डिडक्ट करा तो गुडविल कम हो गया। आप सोचो वही इफेक्ट हुआ, यहां पर 5,000 रुपए बढ़ा दिए, देखो 31 से 36 यहां कर दिया और 5,000 यहां घटा दिया। बात तो है कि अब यू टोटल कर लो बराबर आएगा। देखो सर कौन सा समझो कि अगर गुडविल कैपिटल से डिडक्ट करा जा रहा है तो कैपिटल कम हो जाएगी ना उसकी अब 5,000 रुपए से, और लोन 5,000 बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले क्या कर रहे थे हम, गुडविल और कैपिटल दोनों लोन से ले रहे थे, अब सिर्फ कैपिटल लोन से ले रहे तो कैपिटल माइनस करना, गुडविल कैपिटल से डिडक्ट कर लेना उसकी। ठीक है सर, क्लियर है। तो देखो 20,650 प्लस 45,000 और प्लस 6,380, तो ये आ जाएगा इसकी जगह पर 72,030, फिर 72,030 प्लस 36,870 प्लस 36,870 प्लस आपके पास 50,000 और प्लस 26,100, ये आ गया 1,85,000 बराबर आ गया। ठीक है, क्योंकि भाई बैंक से आया नहीं, तो मैंने आपको तीनों केस बता दिए। ठीक है, तीनों केस क्या कि अगर वो बैंक से पैसा लेगा तो फिर तो बता ही दिया। ठीक है, पता है मैं आपको बताऊं तीनों केसेस का ना आपको कुछ नहीं करना, एक एंट्री चेंज करके ना सिर्फ ये वाला और ये वाला एंट्री ये बना दो और ये बना दो, बस ये दो चीज कर दो, बाकी कुछ मत। ये दो चीज अल्टरनेटिव केस में करके डाल दो। और पहला केस लिख दो कि इफ कैपिटल एंड गुडविल इज ट्रांसफर फ्रॉम हिज लोन अकाउंट, तो फिर ये वाला हो जाएगा, यहां पर आएगा और यहां प्रीमियम फॉर गुडविल ही आएगा। और इफ कैपिटल इज ट्रांसफर फ्रॉम लोन अकाउंट एंड गुडविल इज चार्ज इज टेकन फ्रॉम दी कैपिटल अकाउंट, कैपिटल जो है वो लोन अकाउंट से आ रहा है और गुडविल कैपिटल से ले रहे हैं, ये तीसरा केस बन जाएगा। तो इस केस के अंदर तो इंस्टीट्यूट के मटेरियल में तीसरा केस है, जो गुडविल तो उसकी कैपिटल से डिडक्ट करा जा रहा है और जो कैपिटल है वो लोन से लिया जा रहा है। मैंने आपको तीनों केसेस बता दिए हैं बस। ठीक है, एक लाइन से देखना कि एक फर्क पड़ जाता है, सिर्फ एक लाइन अगर ये नहीं लिखी होती तो मेरी अजम्पशन काम आ जाती है ना, ये लाइन नहीं लिखी होती तो अजम्पशन काम आ जाती, क्योंकि ये लाइन लिखी है इसलिए कैपिटल अकाउंट कहां से निकालेंगे, लोन अकाउंट से। सिर्फ कैपिटल तो गुडविल कहां से निकालेंगे, उसी कैपिटल से निकालेंगे। मेरे हिसाब से मैंने आपको तीनों चीजें क्लियर करा दी और तीनों से ही बैलेंस शीट मैच करके दिखवा दी। मेरा अगर एक पर्सनल सजेशन ये है कि आप उन तीनों केसेस के अंदर पहले एक केस, पहले जो केस करा आपने उसमें तो पूरा क्वेश्चन करा, जो दो केस मैंने कटवा कटवा करा उसके लिए अल्टरनेटिव बेसिस पर उसका हेडिंग डाल दो और उसमें पार्ट कैपिटल अकाउंट उसकी बैलेंस शीट बना दो, पार्ट कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट, और कुछ मत बनाओ। इससे आपको क्लियरिटी होगी दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आने के बहुत चांसेस है। ठीक है दोस्त, तो आज की क्लास के अंदर हमने 2 क्वेश्चन करे, क्लास थोड़ी बड़ी होगी, नेक्स्ट क्लास के अंदर फर्दर क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अभी एडमिशन कम रिटायरमेंट चलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। होपफुल आपको चीजें क्लियर होगी, होपफुल आप ये क्वेश्चन करोगे, करना जरूर दोस्त। देखो सिर्फ लेक्चर देखने से कुछ नहीं होता, खुद को भी करना होगा, मेरे करने से कुछ नहीं होगा, पेपर आपको देके जाना मुझे नहीं, इसलिए आपका करना बहुत जरूरी है। इसलिए दो फ्रेंड जो भी है आप जरूर करिएगा, इसको अल्टरनेटिव बेसिस में करिए, इससे आपके माइंड खुलेगा, सर थिंकिंग लेवल डेवलप होगी। बाकी आपकी मर्जी है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।